A very good afternoon and a warm welcome to everyone. My name is Himanshu and I work as a training and capacity lead at Space to Grow. हर साल हजारों लोग ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। इवन कोविड-19 सिचुएशन में अब तक हमने देखा है कि 90,000 डोमेन रजिस्टर हुए हैं और जिसमें से बहुत सारे डोमेन सस्पिशियस हैं। मार्च में और अर्ली अप्रैल के अंदर 94% ऑफ जो अटैक हुए थे, जो ऑनलाइन अटैकिंग होती है, वो मेथड ऑफ फिशिंग के थ्रू होती है। इवन इन दी इफ वी आर सीइंग दैट कि ऑनलाइन व्यूइंग जो है वो भी डबल हो गया है। और इस सब सिनेरियो के अंदर जो कि विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग होते हैं, उनका रिस्क और वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दे आर लेफ्ट आउट विदाउट एनी एम्यूनिटीज। आज की ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग सीरीज का 4th सेशन है, जो कि फोकस करता है कि हाउ टू बी अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड हाउ वी कैन कॉम्बैट द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पिछले 2 महीनों के दौरान अब तक हमने 4 ट्रेनिंग सीरीज कर चुके हैं और इसके थ्रू हम एक मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं इस जागरूक करने के लिए सोसाइटी को कि किस तरह से आप एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं अगर आपके सामने कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आता है। उम्मीद है कि आपको आज की ट्रेनिंग बहुत फायदेमंद होगी। हम ज़्यादा विजिलेंट हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस पब्लिक जस्टिस सिस्टम के सामने ला पाएंगे टू एलिमिनेट दिस क्राइम फ्रॉम द रूट कॉज एंड वेयर इट स्टार्ट्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस बिफोर ट्रेनिंग से मूव करने के लिए आगे। आप सब लोग म्यूट पे रहेंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करता हूं कि वो प्लीज़ Q&A सेशन का यूज़ करें, ऑप्शन का यूज़ करें, जो उनके कोई भी क्वेश्चंस हो फॉर ऑल द पैनलिस्ट के लिए और हमारी ट्रेनर्स के लिए। चैट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चंस को ना डालें क्योंकि चैट बॉक्स में डाले हुए क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, सो प्लीज़ आप Q&A ऑप्शन का यूज़ करें। To start this session, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, I invite our founder Chitra Iyer to say a few words. Over to you, Chitra. I'm very excited. Chitra, you are on mute. Thank you, Himanshu. I'm very excited to have you all today. ये first responder training program anti-human trafficking के ऊपर जो है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लास्ट के 3 सेशंस में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, अक्रॉस द कंट्री ट्रेनिंग के लिए जुड़े थे। काफ़ी लोग झारखंड से भी आए और काफ़ी हद तक हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो किया है लास्ट 3, over 1000 पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड किया है थ्रू वेरियस मीडियम्स। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो हो रहा है लाइव, उस पे फिर फेसबुक और यूट्यूब पे भी उन्होंने व्यू किया है। एंड सबसे बड़ा आउटकम जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का रहा है कि 3 ट्रेनिंग के बाद हमारे पास लाइव केसेस आने लगे हैं फ्रॉम द फील्ड कि ऐसी सिचुएशंस हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पार्टनर्स के साथ उनको एसोसिएट करें जिस तरीके से हम लोग ट्रैफिकिंग के इशू पे कोलैबोरेट करके काम कर सके. सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस. Just to give a brief on what Space to Grow is, we are a social impact consulting firm और हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए काम करते हैं. और उसको करने के लिए हम लोग सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, डोनर्स, उनके साथ काम करते हैं ताकि हम लोग उस गैप को ब्रिज कर सके जिससे कि ग्रोथ जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस का वो एक्सेलरेट हो पाए. जिन इश्यूज पे हम काम करते हैं वो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन और इंक्लूसिव लाइवलीहुड्स पे हम काम करते हैं. और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, वो एक बैक टू रूट्स करके इनिशिएटिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां हम लोग का फोकस है कि हम लोग CBOs और ग्रास रूट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स और विलेजेस में, उनके साथ हम लोग मॉडल्स क्रिएट करें जिससे कि लास्टिंग इम्पैक्ट रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल. ये हमारा जो 4th सेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन ऑनलाइन ट्रैफिकिंग and how to recognize it and how to respond to it. With that, I'm really glad to introduce you to a wonderful panelists that we have today. I'm extremely excited to have you, Mr. Parvesh, who is the senior technical expert at NCPCR, and he has a rich experience on the issues of child protection for over a decade. Paresh, would you put your video on, please? Thank you so much. Welcome, Paresh. परेश जी 2012 से NCPCR के साथ काम करते हैं और वो चेयरमैन के कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ जो कमीशन का है उस पर फोकस करते हैं, जो कि एजुकेशन है, चाइल्ड हेल्थ है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस
or laws relating to children in all the states of Northeast region. Paresh ji has over 20 years of experience and has also been a part of coordinating national level multi-stakeholder e-consultative meet on combating child trafficking during COVID times under the chairmanship of Shri Priyank. A very, very warm welcome, Paresh. Really glad to have you with us today. बहुत बहुत धन्यवाद. स्पेस टू ग्रो टीम, चित्रा अय्यर जी, हिमांशु शर्मा जी और हमारे साथ जुड़े देवाशीष टंडन जी, अनुज सिंगल जी, रवीना एडम और साइबर पीस से नीतीश टंडन जी को मेरा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार एक बार और. जब इस विषय के बारे में चित्रा जी ने परेश, really sorry, I'll just introduce everybody and I'll give it over to you. Yeah, thank you so much, Paresh. I would also like to introduce Mr. Nitish Chandan, who is a data privacy investigations and technology law specialist, and he's a manager training and policy at the Cyber Peace Foundation. A very, very warm welcome, Nitish. Nitish, will be great to have your video on. Great. A very warm welcome to you, Nitish. Nitish is a qualified computer science engineer and cyber lawyer and specializes in technology law, investigation, research, and writing. He has led and assisted technology facilitated investigations into crimes with law enforcement in India. He's also designed and led capacity building programs for law enforcement, especially in the area of cybercrime against women and children. With special interest in data privacy and protection, he's also a Data Security Council of India certified privacy professional, and he's a recipient of the Cyber Blogger of the Year 2015, awarded by the Home Department. Very warm welcome to you, Nitish. We also have our two trainers, Debashish Tandon, who is an advocate who's been working for a decade in the area of criminal law and has worked with, on cases of anti-human trafficking, and has been part of some momentous, cases of conviction, and has been, a person who has had extreme level of field exposure in terms of being an advocate and a supporter of victims, which is a huge thing in the space of anti-human trafficking. Benita IT is a social scientist who has worked in the anti-human trafficking space for over 7 years, and she's joining us as an in the international context as well. And she's also worked very, very strongly on casework and rehabilitation and reintegration of victims of human trafficking. A very warm welcome to all of you. Now over to you, Paresh, for the keynote address, please. Thank you so much. धन्यवाद. एक बार फिर से सबका धन्यवाद चित्रा जी और जितने भी तमाम जो हमारे साथ जुड़े हैं स्पेस टू ग्रो के आज के प्रोग्राम में, जितने भी रिस्पॉन्डर्स, जितने भी लोग अलग अलग जगह से आए जो जुड़े हुए हैं, उन सबको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. ये जो सीरीज आप लोगों की स्पेस टू ग्रो की चल रही है, इसको जब फॉलो हमने किया और देखा इसमें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम जो है एक तरीके से हो रहा है. पिछले 2-3 जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट सीजन का लास्ट प्रोग्राम. सो इस फर्स्ट सीजन के लास्ट प्रोग्राम में जो विषय आपने चुना है वो बहुत ही इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, जिसमें हमारे आयोग का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री प्रियंक आनंगो जी तथा हमारे जितने भी सदस्य एवं सदस्य सचिव आयोग के माननीय उपस्थित आयोग में है, सबका एक बहुत ही स्पेशल फोकस है इस विषय पर. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑनलाइन ट्रैफिकिंग, दो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ट्रैफिकिंग, एंड इन योर प्रीवियस प्रोग्राम्स आप लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो पूरा इकोस्पेस है उसके विषय में काफी बात कर चुके हैं. तो ये जो पूरा गैमेट ऑफ ये बिजनेस है ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इस पे ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है, और बच्चे जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं वो इसका ट्रैफिकर के अल्यूरमेंट का शिकार हो जाते हैं. दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन सर्च, द प्रेडेटर्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द प्रे. और ये जो है
अधिकतर देखा गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस के रूप में भी काम करता है ये जो ट्रैफिकिंग का है। और ये ना केवल ऑफलाइन, बिकॉज इट्स एन कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी हम कोविड-19 टाइम्स में चल रहे हैं, वी आर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। पिछले कुछ महीने हमने लॉकडाउन को देखा और अब कई सारे राज्यों में हम अनलॉक की प्रक्रिया में हैं और जीवन वापस जा रहा है। लेकिन ये जो है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम वेयर इन फोकस नीड्स टू बी गिवन टू प्रोटेक्ट हमारे बच्चों को। जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ट्रैफिकर्स के चुंगल से। अब जैसा मैंने कहा कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से होता है। अब हमें ये दोनों माध्यमों को देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में माननीय अध्यक्ष श्री प्रियंका कानंगो जी ने तथा सदस्य गणों ने इस पर विचार किया और एक ऐसा मत बना कि हम एक राष्ट्र लेवल की बैठक करें, जो कि इट वाज एन कंसल्टेटिव मीटिंग which you just mentioned, I believe that was what you were referring to. तो उस मीटिंग में हमने जितने भी स्टेट्स हैं, हमने जितने भी हमारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं, जितने भी वरिष्ठ पुलिस कर्मी हैं, अधिकारी हैं जो पुलिस के, चाइल्ड लाइन, इंटरनेशनल एनजीओस तथा जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, आप सब की तरह कई सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन सबको इकट्ठा किया हमने। जैसे इस ट्रैफिकिंग के फील्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे कि कुछ एक नाम अगर हम देखें, यूएनओडीसी भी उस मीटिंग में था, हमारे साथ नीति आयोग भी हमारे साथ था, उन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाई। बचपन बचाओ आंदोलन या फिर बाकी जितने भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोगों ने मिलकर मंथन किया और माननीय अध्यक्ष जी ने और डॉक्टर पीएम नायर, जिनका नाम आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट सुना होगा, ट्रैफिकिंग के फील्ड में एक बहुत अच्छी और बड़ी कॉन्क्रीट भूमिका उनकी रही है और उनका दखल रहता है। इस विषय पर हमने चर्चा की और एक ऐसा मत बना इस दौरान हमने, और उसी लॉकडाउन पीरियड के दौरान कमीशन, जब हम लोग अपने आप को अपने अपने घरों में सुरक्षित रखने का प्रयास में थे सारे लोग, तभी भी कमीशन निरंतर रूप से कार्यरत था, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और आयोग के कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए, हमारे कुछ चर्चा बैठक हुई अलग अलग एससीपीसीआर्स के साथ, और उसी दौरान तकरीबन मई में हमने ये सारा मीटिंग को करा था। और जुलाई के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत डिटेल्ड एडवाइजरी भी निकाली इस पर कि हमको कैसे प्रिवेंट करना है कोविड टाइम्स में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को। तो हमने इसका भी अध्ययन बड़े अच्छे से, इसको बहुत केयरफुली इसको अध्ययन करा। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2017 में एक बहुत कॉन्क्रीट एसओपी निकाली है, जिसमें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं, उसके विषय में सोर्स के, डेस्टिनेशन के और ट्रांजिट के रिलेटेड सारी बातें बहुत अच्छे से उसमें डॉक्यूमेंटेड है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने के बाद और चर्चा से जो जो निकल के आया है, आयोग ने बैठकर एक बहुत कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम है प्रिवेंटिंग द चाइल्ड ट्रैफिकिंग ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स। चित्रा जी के पास वो डॉक्यूमेंट है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को जरूर रेफर करें, क्योंकि उसमें हमने ये प्रयास किया है। नाउ एज यू विल अप्रिशिएट कि लॉकडाउन, अब हम एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं हम सारे लोग, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। वी आर ऑनलाइन, वी आर वर्चुअल, एंड इन द टाइम्स ऑफ कोविड हमारी थोड़ी सी इंटरनेट यूसेज ज्यादा हो गई है सबकी, ना केवल वयस्कों की, बच्चों की भी। अब माता पिता ये सोचते हैं कि ठीक है, अब इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि कुछ माता पिता के लिए ये बड़ा खुशी की विषय है कि अरे मेरा छोटा सा बच्चा इस गैजेट को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है। इस फोन को जब मैंने बच्चे को दिया तो इसने बहुत बढ़िया तरीके से इसमें इसको खोल लिया, गेम खेला वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं अभी अपने एक मित्र के साथ बात कर रहा था और उनकी जो बिटिया है वो हार्डली करीब 2 साल की भी नहीं हुई है, और एक कोई बेसिक गेम उन्होंने, उसकी बेटी ने फोन पर खोल के 3 या 4 लेवल पे वो पहुंच गए। वो बड़ा अचंभे की बात है, इतनी छोटी सी बच्ची अपने आप फोन उठाया और वो चौथे लेवल, गेम के तीसरे चौथे लेवल पे पहुंचना
तो आप देखिए एक जनरेशन, हमारी से पहली जनरेशन और ये आने वाली जो नेटिजन्स जिसको हम बोल रहे हैं या एन जनर्स जिसको हम बोल रहे हैं, ये जनरेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये लोग बहुत टेक सेवी हैं और बहुत जल्दी ही ये जो इंटरनेट वाले प्लेटफॉर्म को के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन चैलेंज, टेक्नोलॉजी हमें एक वरदान के साथ साथ एक अपने खुद के चैलेंजेस भी लेकर आती है। क्या है ये चैलेंजेस? अब हमें नहीं पता कि हमारा जो बच्चा है वो ऑनलाइन बैठकर क्या देख रहा है, कौन सी साइट विजिट कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसमें भी दो पहलू है। एक तो मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं इस वक्त जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। देश बड़ा है, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, रूरल सेगमेंट्स भी है, जरूरी नहीं कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, बट एक्सेस बढ़ता जा रहा है डिजिटल एरा में। तो जिनके पास एक्सेस है, पहले हम उनके लिए ऑनलाइन ट्रैफिकिंग के ऊपर बात करते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता है, उनका माइंड तो टेंडर है। अब जो उस तरफ बैठा है जिससे अलग अलग चैटिंग रूम्स है, चाहे वो टिंडर है या बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे ऐसे डार्क नेट और डार्क वेब के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उसमें बच्चा जाके क्या करता है क्या नहीं करता हमें पता ही नहीं चल पाता। देयर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज इनसाइड दैट। एंड आयोग ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया। माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर भी बहुत गहराई से काम किया और इसका अध्ययन करने के बाद हमने ये देखा कि ये साइट्स हैं, ये जो कि बहुत ही हानिकारक है, जिससे कि बच्चे की वल्नरेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि उस तरफ जो बैठा है, जिसका हम पिक्चर देख रहे हैं, अब बच्चे को तो लग रहा है कि मैं अपने ही उम्र के किसी लड़के या लड़की से चैटिंग कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, लेकिन वी डोंट नो हु सिटिंग दैट साइड. It could be a middle-aged guy or an adult or an old person who's in the who's already trying to allure this child and बच्चे फंस जाते हैं. ये लोग बड़े ही अलग-अलग ये जो हम डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशंस, इसमें बच्चे सावधानी नहीं करते हैं. इस दौरान ऑनलाइन में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमें बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है कि बच्चे कौन सी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए. बिकॉज वो उस ऐप में मैलवेयर भी हो सकता है और स्पाईवेयर भी हो सकता है. ये मैलवेयर और स्पाईवेयर बच्चे का सारा डाटा, इंफॉर्मेशन, सारा कुछ निकालकर बच्चे का सारा पहुंच जाता है उसके पास. अब जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास ताकत है, उसको वो किसी भी तरीके से यूज कर सकता है. और अधिकतर बच्चों के साथ ये होता है जनरली, जो कि पूरे विश्व भर में जब हम डेटा को देखते हैं तो ये समझ बनती है कि इस प्रकार से बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है. कभी किसी को लेबर की सिचुएशन में धकेल दिया जाता है, किसी को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जाता है. ये प्रेडेटर्स ऑनलाइन बैठे बैठे ढूंढ रहे होते हैं अपने प्रे को. तो इस विषय में आयोग ने काम किया है और काम कर रहा है. और आई एम श्योर कि आज की ट्रेनिंग और बड़े ही हमारे साथ अच्छे गुणी ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों को बताएंगे. जब हम रिस्पॉन्डर्स की बात करते हैं, आपने इस विषय में बोला कम्युनिटी रिस्पॉन्डर्स की आपने जब बात करी, तो ये रेजिलियंस की जब आपने बात करी, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अपने आप में एक समझ बनाने का विषय है कि हमारी ये मान्यता है कि ठीक है, सरकार कर रही है, सरकार को करना है और सरकार कर देगी और सब कुछ होगा. मेरे ख्याल से इस सोच को थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की आवश्यकता हमें है. हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि हर एक इंडिविजुअल को रैदर कि हम कैसे रिस्पॉन्डर बने, हम क्या योगदान दे इस प्रकार के इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए. अब मैं आपको इसीलिए इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत बड़ी भूमिका आती है. क्योंकि अवेयरनेस और जागरूकता जो है परिवार में पेरेंट्स को देना बहुत आवश्यक है. बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना, उसके साथ जबरदस्ती ज्यादा सख्ती ना करते हुए, दोस्ताना व्यवहार रखते हुए, उसका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट. जो ट्रैफिकर बैठा है उसको इतनी समझ है कि मैं बच्चे का ट्रस्ट कैसे जीत लूं. वो तो बड़े आराम से बच्चे का ट्रस्ट जीत रहा है और बच्चे को उसको फिर अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहा है. यहाँ तक भी हमने सुना, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं और उनको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में धकेल दिया जाता है कि पता नहीं उनके साथ क्या और क्या नहीं होता है. सो दिस एंटायर थिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी इज वेरी वेरी अ मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न. हमें इस वल्नरेबिलिटी को एक चुनौती के रूप में आयोग ने देखा
और माननीय अध्यक्ष जी ने इसी के चलते MHA की एडवाइजरीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बढ़िया सा इस डॉक्यूमेंट को बनाया है। अब विषय ये है कि अब हम कह रहे हैं कि आप सबको मिलके ये करना चाहिए, हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना है, पर करना क्या है ये भी एक सवाल है, करना कैसे है ये भी एक सवाल है। हम क्या करें, कैसे करें? रिपोर्टिंग करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैं पीछे अभी आपका एक पीछे की कोई सीरीज में सुन रहा था, शायद इसमें DCPCR के अध्यक्ष बोल रहे थे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में, उनके विषय में कुछ बात कर रहे थे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे आयोग में माननीय अध्यक्ष जी ने और सदस्यों ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है और हमने इस पे काफी ज्यादा काम किया है। देयर इज एन एलेबोरेट डॉक्यूमेंट ऑल्सो। और जो नया CLPRA एक्ट आया है, जो उसके अमेंडेड रूल है 2017 के, वो अपने आप में बड़े अच्छी तरीके से इस चीज को डिफाइन करते हैं कि 30 दिन से ज्यादा अगर बच्चा बाहर है स्कूल के तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर्स की, हेडमास्टर की बन जाती है उसको वापस स्कूल में लाने की। क्यों? अब ये जो बच्चा बाहर है वो वल्नरेबल है, क्यों नहीं आ रहा है? वो क्या ऐसे कारण है कि बच्चा अंदर नहीं आ रहा है स्कूल में? और देयर इज हाई चांसेस और हाई पॉसिबिलिटी कि ये बच्चा ट्रैफिक हो सकता है। अब हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें हमने ये कोशिश करी है कि हम बच्चे को बचाने के लिए या टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अभी मैं ऑफलाइन का भी इसमें चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये विषय बोलना आवश्यक है, उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की आवश्यकता है, गांव तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो ये जो हमने रूपरेखा बनाई है इसमें हमने बहुत क्लियर कट मेंशन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले लेवल पे क्या करना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे क्या करना चाहिए और विलेज लेवल पे क्या करना चाहिए। मैपिंग करने की आवश्यकता है, मैपिंग ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। और जो एक नया इसमें है कि अब तक हम लोग चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के बारे में ही बात करते आए हैं। हमारी जितने भी एफर्ट्स, हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे चाइल्ड सेंट्रिक की तरह हम देखने की प्रयास कर रहे हैं। अब इस बार हमने ये सोचा है कि जो माननीय अध्यक्ष जी ये सोचते हैं कि इसको एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह हमें देखना है। इफ यू एम्पावर द फैमिली, अधिकतर बच्चे परिवार के साथ हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे अकेले हैं या अनाथ हैं या उनके कोई परिजन नहीं है। परिजनों के होने के बाद अगर बच्चा ट्रैफिक हो रहा है तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग मैटर है। तो क्या करना चाहिए हमें? तो फैमिली सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है जिसमें कि वी हैव टू स्ट्रेंथन द फैमिली सिस्टम। गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती बनके है हमारे सामने खड़ी है। पॉवर्टी, there are multiple reasons for trafficking, but poverty is one of the major reasons for trafficking. अगर बच्चे को बेच दिया जाता है, परिवार का पिता या माता अपने बच्चे को बेच रहा है चाइल्ड मैरिज के पर्पस की वजह से या लेबर की वजह से या किसी भी वजह से, कुछ पैसों के लिए अगर वो बच्चे को बेच रहा है तो ये बहुत गंभीर समस्या है अपने आप में। ऐसे आपके नोटिस में कई केसेस आए होंगे जहाँ पे इन द गाइज ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये जो बच्चे, कुछ पॉकेट्स हैं हमारे देश के जिसमें चाइल्ड मैरिज की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और इवेंचुअली ये बच्चों को ट्रैफिक कर दिया जाता है। तो हमें इससे भी बच्चों को बचाने की जरूरत है। इन द गाइज ऑफ गुड लाइफ एंड गुड एजुकेशन ये बच्चे ट्रैफिक हो जाते हैं, इनको ये सपने दिखाए जाते हैं, दे एंड अप इन सम ब्रोथल और सम और सम अब प्लेसमेंट एजेंसीज इतनी फ्लरिश कर रही हैं कोने कोने में, इनका टैप करना जरूरी है, इनकी एक सूची बननी जरूरी है और एक होलिस्टिक कन्वर्जेंट अप्रोच की आवश्यकता है जब हम कॉम्बैटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, वेदर इट इज ऑनलाइन और वेदर इट इज ऑफलाइन। सो विद दिस आई वुड अगेन सजेस्ट कि जो इनिशिएटिव्स हमने प्लान किए हैं, जैसे मैं आपको एक आध दो बता दूं कि सोर्स हॉटस्पॉट्स जो हैं, जितने भी ट्रांजिट हॉटस्पॉट्स और डेस्टिनेशन हॉटस्पॉट्स के लिए हमने बहुत क्लियरली इनिशिएटिव्स को बनाया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि पुलिस थाना, जो एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 107 में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो वो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की क्या भूमिका है, वो
मतलब जैसे कि थाना और पुलिस स्टेशन में ट्रैफिकिंग प्रोन एरिया में उनको एक डिस्कशन विलेज में या फिर अर्बन हैबिटेशन में या मोहल्ला सेफ्टी कमेटी के साथ मिलकर ऐसे जितने सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं उनको टैप करना चाहिए, और जो सेफ्टी कमिटीज हैं उनको इन सारे व्यक्तियों के बारे में सूचना होनी चाहिए और वो उनके स्कैनर्स में ये होने चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और डीसी और एसएसपी और बाकी अन्य ऑफिसर्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर या सीडीपीओ आप बोल लीजिए या डीसीपीओ बोल लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीएसडब्ल्यूओ या डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, एसजेपीयू, एएसटीयू, सीएमओ, पीएचईडी एंड आरटीओ, ये सारे लोगों की भूमिका बनती है और डीएम और डीसी को इन सारे लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है कि विलेज पे जाके कैसे हम मैपिंग करें। और मैपिंग के वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स हमने बनाए हुए हैं, हमने दिए हुए हैं, बहुत बेसिक हैं ये इंडिकेटर्स। इन बेसिक इंडिकेटर्स को हमने बहुत अच्छे से इसमें डॉक्यूमेंट किया हुआ है। इन इंडिकेटर के बेसिस पर हमें हर उस वल्नरेबल बच्चे के और हर वल्नरेबल परिवार का कोविड टाइम्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी एडवाइजरी है एमएचए की और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उन सारी चीजों को उनके ध्यान में रखते हुए हमें ये मैपिंग की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और आप लोग जो जुड़े हुए हैं, जो रिस्पॉन्डर्स हैं, आप लोगों को आगे आना चाहिए। 5 गांव 10 गांव, हर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में गांव है, अगर आप 5-10 गांव में भी इंटरवीन कर सकते हैं तो एक बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, एक नहीं सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को हम बचा पाएंगे। तो हमारा ये एफर्ट होना चाहिए कि जितना मैक्सिमम इस प्रकार की हम, ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल और डिफाइंड है, वेरी सिंपल एंड इट इज वेल डिफाइंड, अंग्रेजी में है और इस पे हिंदी में और झारखंड और बाकी एरियाज में भी इसमें काम शुरू हो रहा है और काम करने के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं, जो कि एक बहुत एनकरेजिंग सिनेरियो है। तो जो जितना भी चर्चा से हमें माननीय अध्यक्ष जी से हमें पता चला है कि काफी ट्रैक्शन डेवलप हो चुका है इस पूरे प्रोसेस में। तो मैं आज की टीम, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही कहूंगा और मेरा यही अनुरोध, सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि कृपया ये जो मेनेस है इसको इट कैन नॉट बी फॉट अलोन इन आइसोलेशन। हमको एक कन्वर्जेंट अप्रोच बनाकर ही काम करना पड़ेगा। और अगर ये मान ले कि केवल सरकार कर ले या पुलिस कर ले, ये गलत है। और ऑनलाइन के बेसिस में हमें पेरेंट्स का सशक्तिकरण करना जरूरी है, बच्चों को हमें बताने की आवश्यकता है। और कम्युनिटी लेवल पर आप कम्युनिटी हब्स बना सकते हैं, जितने भी युवा हैं वो जुड़ सकते हैं इस मैसेज को फॉरवर्ड करने में। To take the message forward, all the youth can also play a very vital role in spreading this message and awareness about the online safety related aspect and other trafficking related aspect. तो इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य ये है कि जितने वनरेबल बच्चे हैं और जितने वनरेबल परिवार हैं, उनको भारत सरकार या राज्य सरकार में जितनी भी योजनाएं बनी हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अगर मैपिंग हो जाती है तो उसकी मैचिंग होने की आवश्यकता होती है कि इन बच्चों को और इन परिवारों को मैच किया जाए उनके वल्नरेबिलिटी के आधार पे कि कौन सी स्कीम के साथ कौन सा बच्चा फिट होता है या कौन सा परिवार फिट होता है, और उसको उस स्कीम का लाभ ये कमेटी के मेंबर्स मिलकर दिलाएं। तो एक प्रिवेंशन, क्योंकि द फोकस has to be on prevention, then only we can navigate our way through rehabilitation, repatriation, ये सारी चीजें आती हैं बाद में अगर बच्चा ट्रैफिक हो जाता है। अगर हम पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करें तो एक बहुत it is quite likely that we will be able to save a lot of lives, so with this I guess these are the core things that I wanted to sort of share with you, and all the schemes that I am mentioning, most of the schemes वो सारी हमारे डॉक्यूमेंट में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-4 स्कीम्स के बारे में बताऊं जो कि हमारे पास हैं। अब जैसे आई विल जस्ट क्विकली टेल यू, बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको तुरंत आधार कार्ड
बनाना चाहिए। तो कौन करेगा वो बारे में, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कहाँ अप्रोच किया जा सकता है, कौन गांव में कौन उनकी मदद करेगा, कमिटीज कैसे इसको फैसिलिटेट करेंगी, वो सारा हमने अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रखा है। मनरेगा रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने चाहिए। उज्ज्वला, WCD की उज्ज्वला स्कीम है, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के विषय में उसकी जो है उसके अंदर जो राशि है वो अगर मिले, तो अगर एम्पावरमेंट होता है, पॉवर्टी एलिवेशन होती है, तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत एक अच्छा काम कर पाएंगे ट्रैफिकिंग को बचाने के लिए। एंड ऑब्वियसली साइबर जहां तक ऑनलाइन की बात है, यू नो द साइबर क्राइम्स रिलेटेड या साइबर ट्रैफिकिंग की, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं, तो एक चीज और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम को अप्रूव किया है जिसका नाम है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, which is CCPWC, under which an online cyber crime reporting portal, ये ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जो कि cybercrime.gov.in है, जिसमें हर तरीके के अब्यूज, जैसे कि कोई भी शिकायत विच इज पर्टेनिंग टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, रेप, गैंग रेप, इमेजरीज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, ये सारी चीजें आप रिपोर्ट कर सकते हो और ये फैसिलिटेट करता है पब्लिक को शिकायतें लॉन्च करने के लिए। और इसकी जानकारी आप चित्रा जी से आगे और ले सकते हैं। एंड और जितने भी साइबर क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसकी डिसेमिनेशन डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल तक हमें देने की आवश्यकता है। आयोग, अगर मान लीजिए कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या आप हैं या कोई और है, इसके विषय में अगर हमें शिकायत करता है कि हमने ये इश्यूज को नोट किया है, यहाँ पे ये चैलेंजेस और ये इश्यूज आ रहे हैं, तो आयोग CPCR की धारा सेक्शन 13(1) ऑफ CPCR एक्ट 2005 के तहत इसके ऊपर संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा और उस पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश देगा। तो ये है। और हमारा फोकस सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन हॉटस्पॉट्स तीनों है। सो आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे बताया गया था कि टाइम की भी लिमिटेशन है हमारे पास, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन यस, आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट दिस एंटायर टीम, जो आप लोग ने ये विषय को रखा है। ये बहुत ही इट इज गोइंग टू बी ऑफ लॉट ऑफ हेल्प टू आवर चिल्ड्रन। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे देश के बच्चे सुरक्षित रहें और हर बच्चा आखिरी पंक्ति का अंतिम बच्चा, ये हमारे आयोग की, माननीय अध्यक्ष की और हमारे सारे जितने भी सदस्यगण हैं उन सब की सोच है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए, इसका प्रयास रहेगा। सो इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ट्रेन। थैंक यू सो मच परेश जी। आई थिंक आपने जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि वी कैन नॉट fight this alone, and I think human trafficking, I think the only way to combat it is what you said, like we have to work together, हमें साथ में जुड़ना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और जितनी हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे उतना हम लोग को सिस्टम और प्रोसेस से भी हम लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम करें। और आई थिंक 2 more थिंग्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला कि और क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्टर में हम काम करते हैं, पहले भी किया है, कि ट्रैफिकर्स विन द ट्रस्ट ऑफ victims more than their own parents, and I think that is like a wake up call कि मतलब how do you as parents, communities become like support system for children, and how do we culturally understand and support children so much that the trafficker is not winning the confidence, but community उनका confidence बढ़ा रही है और उनके माँ बाप उनका बढ़ा रही है, स्कूल बढ़ा रहा है, जो safety space है वो उनका confidence बढ़ा रहा है। So that was another thing, and I think हमारा ये ट्रेनिंग का उद्देश्य यही था कि हम जितना हो सके ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचे। और आपने जो बोला कि NCPCR का जो द प्रिवेंशन गाइडलाइन है जो आपने बनाई है, वो मैंने भी देखी है, एंड आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने भी उसी वजह से ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया था सीरीज की, किस तरीके से हम रीच कर पाए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस तक, ताकि
every single citizen जो है country का वो एक first responder बन पाए. So thank you so much Paresh ji, and now I will hand over to Nitish. Nitish, over to you, and looking forward to hearing from you now. Right, Chitra, any cues on the time? No, that's fine, Nitish. You can do like a 12 minute kind of stuff, and then there are some question answers that we can have an interactive session before the trainer starts. Thanks, Nitish. Okay, all right. Namaskar. Thank you so much, Chitra, and the entire team for having me here. मैं पहले तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं आप प्रेजेंटेशन से आपको बता पाऊंगा, कुछ चीजें हैं जो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा. पहली बात तो मैं साइबर पीस फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ एज नाउ द लीड फॉर द टेक्नोलॉजी लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ग्रुप. नीचे कुछ ये हमारी पब्लिकेशंस हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई हैं. मतलब काफी एक्सटेंसिवली हमने पुलिस के साथ काम किया है, लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम किया है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट कैसे करना है उनके बारे में, technical resources, legal resources and all of that, which is one facet of this entire जो हमने 2-3 साल में पिछले में काम किया है. एक और जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं स्पेस वो रिसर्च का है, जिसमें हमने काफी इन डेप्थ रिसर्च करी है पिछले 2 साल के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल पे और ऑनलाइन कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के स्पेस में. तो जब हम बात करते हैं ऑनलाइन जो भी बच्चों के साथ क्राइम हो रहे हैं और जब हम उसमें ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस में एटलीस्ट हम उसको ट्रैफिकिंग नहीं बोल रहे हैं अब आज की डेट में. अब हम उसे ऑनलाइन कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्सपैंड हो गया है. मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, डिविएट करूंगा. आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. परेश जी ने जैसे कहा था जो सोर्स डेस्टिनेशन ट्रांजिट जो हॉटस्पॉट मेथोडोलॉजी है ट्रैफिकिंग का, मेरे तजुर्बे में जितना भी थोड़ा बहुत है, मेरे हिसाब से वो मॉडल खत्म हो चुका है. वो मॉडल है किसी हद तक है, पर ऑनलाइन की वजह से वो मॉडल एक तरीके से खत्म हो चुका है. और आई एम अ स्टोरी टेलर, आई लाइक टू टेल स्टोरीज. आपको मैं कहानी बताता हूँ. एक जयपुर का शहर, कोई कहेगा नहीं कि ये ट्रैफिकिंग का हॉटस्पॉट है या फिर ये सोर्स है या डेस्टिनेशन है, कुछ और है. क्लास 8 की एक लड़की है जो कि फेसबुक पे बहुत एक्टिव है और बहुत एक्टिवली लिखती है फेसबुक पे कि उसको एक पाकिस्तान का सिंगर बहुत पसंद है. उसके फेसबुक के पेज लाइक करती है, उसके बारे में और कमेंट्स करती है, वो सब चीजें. एक दिन उस लड़की के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसी नाम के बंदे से, उसी की प्रोफाइल पे फोटो लगी हुई है, वही सब उसकी डिटेल्स हैं, और उससे बात करना शुरू करता है. हाय, मैंने देखा. अब आप ये समझिए मेथोडोलॉजी माइंडसेट ये है बच्चों के साथ बात करने का. हेलो, मैंने देखा कि आप मेरे बहुत सारी फोटोज को, पोस्ट को लाइक कर रही हैं, तो मुझे लगा मुझे अपनी इतनी बड़ी फैन से बात करनी चाहिए. ये जो भी बंदा है, जो भी व्यक्ति है, ये बच्ची से बात करने के लिए कोई ऐसा टैक्टिक नहीं यूज करा कि आप उसको मैसेज करेगा कि हेलो हाय आप मुझसे बात करो, कुछ नहीं. वो ऑलरेडी अपने आप को एक पोजीशन में रख के बात कर रहा है कि हाँ आप मुझे पसंद करती हैं, तो आपसे मैं सोचा कि मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं. दे स्टार्ट टॉकिंग. 5-6 महीने के अंदर उनके बीच में एक ऑनलाइन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है. मदर जो है वो सिंगल मदर है, वर्किंग मदर है, शाम को रात को लेट घर वापस आती हैं. उनको पता नहीं है कि उनकी बेटी क्या कर रही है. जैसा बहुत सारे पेरेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, जो पता नहीं है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं एक्चुअली. खैर बात होती है, कुछ महीने बीतते हैं. वो लड़की एक कहीं से दूसरा फोन प्रोक्योर करती है. उसकी मम्मी को पता नहीं है कि उसके पास एक दूसरा फोन है. व्हाट्सएप पे चैट करती है, बहुत सारी बातें होती है. और ये बंदा उस दिन एक दिन लड़की को कहता है कि यार ऐसा है, मैं पाकिस्तान से बॉम्बे आने वाला हूँ कॉन्सर्ट के लिए, और मैं तुम्हें अपनी टिकटें भेजूंगा कॉन्सर्ट की, और तुम आना मेरे पास कॉन्सर्ट देखने के लिए. लड़की कहती है हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगी. और थोड़े ही समय के बाद वो लड़की को ये व्यक्ति कहता है कि आप मुझे अपनी एक तस्वीर भेजिए. वो लड़की अपना व्हाट्सएप पे फोटो खींच के उसको भेजती है. और ये सामने से व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप मुझे बिना कपड़ों का फोटो भेजिए. और लड़की चौंक जाती है कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, सही नहीं है.
और उस समय पे वो जाके अपनी माँ को सब बताती कि मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो पाया क्योंकि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था जहाँ पे वो एक दूसरे को बता सके। एंड लेट मी टेल यू, रूरल एरियाज में हमने देखा है स्पेसिफिकली ये कम्युनिकेशन बहुत कम है। अर्बन में भी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में नहीं है। एनीवे कुछ चीजें होती हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है, कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद इस मदर के पास फोन आता है इंडिया के नंबर से। सामने से व्यक्ति कहता है कि ऐसा है मैडम, आपकी जो बेटी हैं इनका फोटो है हमारे पास, 5-6 फोटो हैं जिनमें इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। तो आप एक काम कीजिए कि ये 10,000 रुपए इनको कैश दीजिए और हम एड्रेस आपको SMS करेंगे, आप वहां पे अपनी बेटी को भेज दीजिए और भूल जाइए आपकी बेटी कभी कोई थी। She was empowered enough. She reached out to the Rajasthan police. She reached out to us. काफी फॉलो अप हुआ, बंदा पकड़ा गया। पता चला कि बिहार से माइग्रेटेड कोई एक बंदा था जो एज ए डेली वेज लेबरर जयपुर में काम कर रहा था, जिसने ये सारी की सारी चीज करी। कोई हाईटेक कंप्यूटर के पीछे बैठ के क्राइम करने वाला व्यक्ति नहीं था। ये एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था जिसका कोई टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, किसी चीज से कोई वास्ता नहीं था। तो रुक गया ऐसे। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं। एक हमने रिंग रैकेट हमने देखा। एक व्यक्ति 3,500 उसके दोस्त हैं फेसबुक के ऊपर, और हमारे पास एक हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग लड़कियों के कंप्लेंट आती हैं। एक काठमांडू से, एक औरंगाबाद से, और एक रायपुर से। रायपुर के पास एक कहीं गांव था छत्तीसगढ़ में। सेम प्रोफाइल को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हमें मॉडलिंग का झांसा दे रहा है, ये हमें ये कह रहा है कि हमें यहाँ लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा। खैर वो भी चीजें रुकी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ये चीजें रुक नहीं पाती है। खैर थोड़ी सी ये डिटेल है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के बारे में। अगर आप लोग जानते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी कोई चीज नहीं होती है। पोर्नोग्राफी के अंदर कंसेंट, आज्ञा, परमिशन की नाम की चीज होती है। बच्चों के साथ जब भी कोई भी अश्लील हरकत होती है उसमें कोई परमिशन नहीं होती है। उसे बाय लॉ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अपने फील्ड वर्क में कहीं पे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल नहीं करें। हर तरीके से भारत में, भारत के बाहर भी इस टर्म का यूज होना बंद हो गया है। लेकिन ये कुछ चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आपको कोई फोटो वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल होता हुआ नजर आता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे आप रिपोर्ट देख रहे हैं लेफ्ट में, जो सबसे एंड में अभी रिपोर्ट है, अभी रिलीज नहीं हुई, हम इसको रिपोर्ट को रिलीज करने वाले हैं। इसमें हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं। हमने ऑटोमेटेड तरीके से लगभग 1300 व्हाट्सएप के ग्रुप्स को स्कैन किया और टेलीग्राम पे लगभग 350 ग्रुप्स को स्कैन किया, जहाँ पे हमें बहुत भारी मात्रा में बच्चों के बारे में जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो शेयर होती हुई मिली। खुद लोग जिनके अपने बच्चे हैं, फोटो में उनके प्रोफाइल पिक्चर में व्हाट्सएप में लगे, वो कह रहे हैं कि हमें बच्चों का फोटो भेजो, हमें बच्चों का वीडियो दिखाओ। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं। मतलब प्रीडोमिनेंटली हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हम कहेंगे जो देश का है, वेस्ट बंगाल से बहुत बच्चों का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वीडियोज आ रहे हैं, झारखंड से बहुत आ रहा है, बिहार से बहुत आ रहा है, असम से बहुत ज्यादा आ रहा है। ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखें कि व्हाट्सएप ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो चीज सिर्फ वहीं पे आ रही है और शायद फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं पहुंचने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में उनके साथ काम किया है। उनकी अपनी इंटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई रिपोर्ट लेकर के आ रहा है कि हाँ जी हमारे पास ये वीडियो आया, इसके अंदर बच्चे का अश्लील कुछ दिखा रहे हैं, आप उसको क्या करेंगे? कैसे स्टोर करेंगे? कैसे ट्रांसमिट करेंगे? कैसे रिपोर्ट करेंगे? क्या आपकी पॉलिसीज हैं? अगर नहीं है तो आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो पॉलिसीज भी साथ में बनानी पड़ेगी। एनीवे, जो ट्रेंड है साहब आज की डेट में, जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जो पैंडेमिक्स की वजह से हुआ और उससे पहले भी होता हुआ आ रहा था, ये जो अभी एप्लीकेशन बैन हुई है, आपने पता नहीं सुना होगा, बीगो लाइव नाम से एक एप्लीकेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। लाइव स्ट्रीम आप उसमें अपने आप को कर सकते हैं। उसके अंदर जो, मतलब मैंने 1 महीना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। जिस तरीके की गंदगी मुझे उस प्लेटफॉर्म पे मिली, बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, डांस बार्स वर्चुअली चल रहे हैं उसके ऊपर, ये सब चीजें हो रही हैं। और जो रूरल कॉन्टेक्स्ट के इसमें मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, रूरल एरिया से मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, अगेन उस रीजन से बहुत लोग आ रहे हैं। और वहां पे जो ट्रेंड आ रहा है वो लाइव स्ट्रीमिंग का है, अब्यूज का लाइव स्ट्रीमिंग। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, कहीं पे कुछ करेंगे, लिखेंगे कि 500 रुपए आप पेटीएम में ट्रांसफर करें,
10 मिनट के लिए बच्चे का हम आपको अब्यूज स्ट्रीम करेंगे, आप जो बोलेंगे बच्चे को जैसा करना है वैसा हम कराएंगे। और ये क्रॉस बॉर्डर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एशियन किड्स, एशियन मतलब ये हमारा हमारा देश पाकिस्तान हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया में जितने कंट्री हो गए, वियतनाम, थाईलैंड और इधर ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे बच्चों का कंटेंट का डिमांड मैक्सिमम है। $1 मतलब लगभग 70 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जो है बच्चों को स्ट्रीम किया जा रहा है व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर और इन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और आप जो बोलेंगे कि अगर बच्चे की छाती के ऊपर आपको किसी का नाम लिखवाना है तो वो नाम लिख के स्ट्रीम करेंगे। ऐसे ऐसे घटिया इंसिडेंट्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं। लेकिन चैलेंजेस खैर इसमें बहुत है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 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 मर्ज कर रहा है फिजिकल और वर्चुअल स्पेसेस को, वो ये है, स्टडी हुआ है इसमें, इन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो जो लोग ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंज्यूम करते हैं, जो जो लोग ऐसा मटेरियल देखते हैं, उनमें से 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के ऊपर कोई ना कोई ऐसा अब्यूज अपनी जिंदगी में किया भी है। तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, दोनों चीजें आपस में काफी रिलेटेड हैं कि जो लोग ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, काफी ऐसा कंटेंट मांग रहे हैं, उन्होंने भी जो है इन ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट लिया है। वो ट्रैफिकिंग में, मतलब फिजिकल ट्रैफिकिंग में हो सकता है जाए नहीं जाए, लेकिन वो एक लार्जर अम्ब्रेला में रहेगी, जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी, ऑनलाइन कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। पैसे के लिए, कई बार बिना पैसे के भी ये अब्यूज को किया जाता है। खैर ये कुछ हमारे फाइंडिंग्स हैं। और ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ग्रूमिंग, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि मैं आपको किसी के साथ मैं सिंगर हूँ, मैं ये सब हो गया, एक वो मॉडल ऑपरेंडी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और है आपके लिए। आप अब देख रहे हैं बच्चा आराम से बैठ के अपना फोन पे गेम खेल रहा है, और बच्चे का मान लीजिए फोन पे गेम खेलते खेलते उसका लाइफ खत्म हो गया। कैंडी क्रश खेलते हैं हमें से, आप में से कुछ लोग कैंडी क्रश खेलते हैं, बच्चे कैंडी क्रश नहीं खेलते, बच्चे और ज्यादा शायद कॉम्प्लिकेटेड गेम खेलते हैं। आपका कैंडी क्रश में लाइफ खत्म होगा, आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा वो वापस लाइफ आने के लिए, ठीक है साहब। लेकिन ये मल्टीप्लेयर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे का लाइफ खत्म हुआ या बच्चे को कुछ पैसे की जरूरत है, तो कोई उसको बिना किसी रिकॉर्ड के, चैट के उसको रीच आउट करेगा, बच्चे को बोलेगा अच्छा मैंने देखा कि तुम अच्छा खेल रहे थे, तो ऐसा है कि मैं तुमको कुछ गिफ्ट दे देता हूँ। तो बोलता है हाँ ठीक है, बच्चा गिफ्ट ले लेता है। गिफ्ट में उसको लाइफ मिल जाती है, कुछ वेपन मिल जाता है, XYZ कोई चीज मिल जाती है। फिर वो 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, 5वीं बार वो कहता है कि नहीं नहीं आप मुझे अपना व्हाट्सएप का नंबर दो, मैं आपसे बात करूंगा। बच्चा कहता है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। नंबर देता है, उस पर बात करना शुरू करता है, एंड देन इट कैन लीड इनटू मल्टीपल डायरेक्शंस। और एक चीज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है, rather than कि लोगों द्वारा किए गए जो अब्यूज बच्चों पे दिखाने की वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो तो एक चीज है, लेकिन बच्चों द्वारा खुद बनाए गए वीडियोस, सेल्फ प्रोड्यूस जिनको वीडियोस कह रहे हैं हम, उनमें बहुत स्पाइक आ गया, पर्टिकुलरली लॉकडाउन के अंदर। क्योंकि अभी सब अपने इंडिपेंडेंट स्पेसेस में उनको बोले कि हाँ ठीक है तुम ऐसा अपना फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, या तुम्हें हम गेम में ये दे देंगे। तो ये इन चीजों को समझने की जो है वो और बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। तो खैर एंड में आई थिंक आई जस्ट एंड इट विद दिस थॉट कि इंटरनेट और ऑनलाइन और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो हमें नजर आता है, अभी हो रहा है। और इसमें एक और मैं बताऊं, ये हम सतह की बात कर रहे हैं, सरफेस वेब की बात कर रहे हैं, जो आप इंटरनेट अपने फोन से, अपने लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, ये पूरे इंटरनेट का लगभग 3-4% मैक्सिमम है। जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जिसको डीप वेब या डार्क वेब कहा जाता है, जो कि स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर से एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे इनमें कई कई रिसर्च हुई है, लोग कहते हैं कि इनमें 60 से 70% जो है वो बच्चों का ही अब्यूज, और बच्चों को कहाँ से बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उस सब की चीजों के बारे में जानकारी है। और अब जैसे हमने ये किताब लिखी, आप देख रहे हैं 6-7 हमने किताबें लिखी हैं, किताबों को बांट रहे हैं लोगों में। उस डार्क वेब के ऊपर लोग ऐसी किताबें मांगते हैं, आई कांट शेयर इट हियर, काफी सेंसिटिव मटेरियल है वो, लेकिन उस किताब का जो टाइटल है उसमें लिखा है हाउ टू बी अ पीडोफाइल एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन। सब 150 पन्नों की किताब है जिसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वल्नरेबल बच्चों को कैसे ढूंढे। अभी सर ने बात करी कि हमें मैप करना है वल्नरेबल बच्चों को, ये उल्टी दिशा से लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे ढूंढें वल्नरेबल बच्चे कौन है, जिनके जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके या फिर जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से किसी से आ रहे हैं, और उन्होंने 50 चीजें लिस्ट करी है। बच्चों से बात कैसे करें, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें, कौन से टच उनके साथ पहले करें, इसके बारे में लोगों ने साइंटिफिकली किताबें लिख के उसके ऊपर
बांट रहे हैं। तो मतलब हम जिस बबल में जी रहे हैं अपने अपने से छोटे से स्पेस में, वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत छोटा सा एरिया है वो, और वो अच्छा है उतने में हम रहें। लेकिन इन चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब कोई बाउंड्री नहीं है। अब बिहार में बैठ के कोई भी बच्चा जो है वो बॉस्टन की किसी भी जानकारी को 1 सेकंड में देख सकता है। और ये सोचना, लास्ट थॉट इज, मैं पेरेंट्स के साथ बहुत काम करता हूँ, उनको समझाने में, उनके साथ उनको हेल्प करने में। जो लास्ट थॉट जिसके साथ मैं आपको छोड़ूंगा वो यही है कि हमें लगता है कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। आई जस्ट एको व्हाट सर आल्सो सेड इन द बिगिनिंग, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि वो ये चला रहे हैं, 12 साल की उम्र में फोन चला रहे हैं, 10 साल की उम्र में एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उस बच्चे को जिसको 12 साल की उम्र में बाइक चलानी आती है, क्या आप उसको बाइक दे देंगे कि रोड पे लेकर के जाओ और चलाओ? अगर नहीं देंगे तो 2 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए और पेरेंट्स से बात कीजिए कि अगर, देखिए पहली बात तो 12 साल का बच्चा है, लीगली वो किसी ऐप को कोई इन चीजों को चला नहीं सकता, अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हैं जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और पेरेंट्स में प्रमोट कीजिए। पेरेंटल कंट्रोल के फीचर हैं और बहुत सारे ऐसे और टूल्स आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट एक एज तक आपत्तिजनक कंटेंट नहीं एक्सेस करें। तो आई थिंक काफी इसमें और खैर काफी सारी नुआंसेस और बहुत सारे हैं, लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, बट प्लीज आई विल स्ट्रेस रिपोर्ट। cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करें, एनसीपीसीआर के पास रिपोर्ट करें। मैं पिछले मतलब मेरा तो खैर शायद एक डेली वो रूटीन हो गया है। अभी आई मूव बैक टू सिंगापुर पिछले 5-6 महीने में। अभी लॉकडाउन के दौरान मैं धर्मशाला अपने हिमाचल प्रदेश में से हूँ, मैं वहां पे था। वहां से मैं बैठ के रोज एनसीपीसीआर को मेल लिख के और cybercrime.gov पे मैं बहुत एक्टिवली ये सब चीजें कर रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें मिल रही चीजें और हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास प्लीज एक्टिवली अपनी कम्युनिटी का पार्ट बने और रिपोर्ट करें, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का जो है उसको हम रोक सकें। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच चित्रा, थैंक यू सो मच द रेस्ट ऑफ द टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड और कोई आपका सवाल है तो मैं I'll be more than happy to answer. Thank you so much. Thank you so much, Nitish. It was an absolutely enlightened, conversation that we had right now. I think जो कुछ चीजें जो आपने बोली जो बहुत ज़्यादा important हैं कि मतलब all this while जब even HD space में जब काम कर रहा है, everybody used to say it's a rural issue, it's a rural problem. It's no more a rural problem, it's at the doorstep. And I think that is a wake up call जो हम सबको चाहिए in terms of parents, communities and people who are in the country, and not to look at कि मतलब as long as it's not hit my doorstep it's okay. It's like rape. As long as rape is happening somewhere else I'm fine with it. It's not happened to me so I'm okay. It's like that. So I think it's very, very important to understand that. And I think something that you said which is very, very important is कि मतलब it's not child pornography anymore. If the child has not given permission, it is child sexual abuse, and that's about it, period. To be able to say कि मतलब a victim is a victim no matter what, and I think that fight is always a big fight to fight many a times, and I think that's another very, very important stuff that you mentioned. And I think the other thing is about like वो परेश सर ने भी बोला and नीतीश आपने भी बोला कि मतलब we all keep thinking as parents and communities and citizens कि kids are too smart and they can be on technological platforms and be okay about it, but we really don't know what they are seeing and what they are watching. And I think as parents and as communities we have to be vigilant more than anybody to say that we have to protect. It cannot be somebody somewhere protecting our children anymore. It has to be us protecting every single child in the country. So Nitish, thank you so much for those. We have a couple of questions to Paresh sir and to Nitish, to you as well. So first of all, I think I'll just address this question to Paresh. Paresh, POCSO committee schools में है, and POCSO committee schools में होना, it's like a guideline under the CBSE. But अभी आजकल क्या हो रहा है कि जब schools में अब तो कोई there's no school space, everything is home space. It's all online education and बच्चे घर पे रहते हैं और teachers भी अपने घर पे हैं. But when there are issues of abuse or online sexual abuse that's happening, there are schools who stand up and say ये हमारे space में तो नहीं हुआ है.
you know, I'm ready to help you, but ये space मेरा नहीं था, you know. What can we do in the POCSO committee and stuff to ensure or probably bring this part of the change that has happened in the education system and still continue to have the POCSO committee take acknowledgement in schools, make it a point that they acknowledge that this is an issue of the schools when it is becoming between two children and during online or offline classes. So how do you address that? देखिए POCSO कमेटी है, और जो आपने बात बताई अभी, दैट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी, जो कि कई जगहों पे शायद हो भी रही है। और कमीशन का जो POCSO डिवीजन अपने आप में, जो एक लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन का जो एक डिवीजन है जिसमें POCSO के मैटर्स को डील किया जाता है, वहां पे भी ऐसे केसेस आ रहे हैं। नाउ व्हेन अ चाइल्ड इज पार्ट ऑफ अ वर्चुअल स्पेस विद द स्कूल, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो कंप्लीटली उसको डिनाई कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई आपत्तिजनक हरकत होती है तो हम इसको, वी कैन नॉट वॉश हैंड्स। तो आयोग है, आयोग बैठा है, या एक बार आयोग के पास ऐसी शिकायतें आती हैं तो जरूर इसमें भी इंटरवेंशन करके जो उचित है उसको उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो सवाल आपने नहीं पूछा है, जो मैं अपने आप से बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा चैट रूम को भी देख रहा था, उसमें किसी ने पूछा है कि अगर बच्चा ऑनलाइन ऐसे शिकार हो जाता है और मानसिक रूप से अगर बच्चा परेशान रहे, या कैसे, मतलब हमें कैसे डील करना चाहिए ऐसे बच्चे के साथ, और हमें क्या करना चाहिए, या क्या कोई मदद है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन संवेदना की शुरुआत की है कोविड टाइम्स के बच्चों के लिए ही। जिन जिन बच्चों को इस समय कोविड रिलेटेड कोई भी इश्यूज हुए हैं, व्हेन आई से इश्यूज ड्यूरिंग द COVID-19 times, any psychological, so there is a dedicated helpline wherein trained psychologists are available, and this entire program is being mentored by NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences, and the toll-free number is 1800 12। मैं आपको बता देता हूँ टोल फ्री नंबर, या तो आप सबके साथ शेयर कर लीजिए। इट इज 1800 121230। प्लीज इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी फ्रॉम अ ट्रेन्ड काउंसलर। एंड अगर पेरेंट को इशू है, बेसिकली ये हेल्पलाइन बच्चों के लिए खोली गई है, लेकिन अगर ये इससे रिलेटेड है और पेरेंट बात करना चाहता है तो पेरेंट भी बात कर सकता है। No, thank you so much, Paresh. You know, this is useful, and probably हमारे पास कुछ cases ऐसे जब भी आते हैं, हम लोग भी NCPCR को लिखेंगे, and then we'll figure how we can actually make schools more accountable during this period of lockdown. So we'll definitely reach out. Nitish, I know this is a very difficult question. You know, none of us have answers, and you know, we all, but I'm sure you will have one. So the thing is that how do you really make these spaces, you know, safe? Like, you know, it's very difficult to pull off a child to say that you can't be on Facebook, or you can't be on, you know, what you call Snapchat, or any of these. How do you make it safe? How do you work around that? Okay, so I think it's not really a tough question. Okay. It's actually fairly straightforward, because what we get wrong is the very starting point of this. Your 2-year-old, 3-year-old child, वो बच्चा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके सामने YouTube चला के रख देंगे। आप वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, which is fine, which is absolutely fine, which is not a problem. लेकिन सेम YouTube का एक अलग प्लेटफॉर्म है साहब, उसको YouTube for Kids कहते हैं। कि अगर बच्चे को, आपको, ठीक है, मतलब आपका, अगर आप बच्चे को मीठा कहने के लिए, there was this recent research that says sugar is more addictive than all the hard drugs. Addictive, not harmful but addictive. अगर आप अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहते हैं, पिलाइए, आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, लेकिन कम से कम लेस शुगर कंटेंट वाली पिलाएंगे, या फिर जिसमें शुगर नहीं है वो पिलाएंगे, ताकि बच्चे को एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। तो अगर आप YouTube, अगर वही आपके पास सोल्यूशन है, तो उस छोटी एज में बच्चे को सिर्फ चाइल्ड सेफ कंटेंट दें, पहली बात। दूसरी बात, हर जितने आप प्लेटफॉर्म के नाम लीजिए, स्नैपचैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि ये मुफ्त हैं,
हमारी मंशा क्या होती है कि अच्छा आई एग्री, आई एक्सेप्ट, मेरा डेटा मेरी जिंदगी ले जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये थ्रू पेरेंट्स आती है चीज, क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसी चीजें इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही पायरेसी करते हैं, हम गानों की डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारे ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो कि पायरेसी कर करके चीजें डाउनलोड करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हमें उस प्रैक्टिस से बचना है। बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि देखो, आपको पता है स्नैपचैट 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है नहीं। अगर आपका 11 साल का बेटा, 11 से 12 साल की बेटी अगर स्नैपचैट चला रहे हैं, तो आपको मना करना है। आपको मना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसका जो बेडरॉक है, उसका जो फाउंडेशन है, वो आपको 6-7 साल की उम्र में रखना पड़ेगा कि देखो, कुछ भी ऑनलाइन गड़बड़ हो तो हमें बताओ। तुम्हारे फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। दैट कॉन्वर्सेशन हैज टू हैपन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट? जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, हमने देखा वहां बहुत केसेस में टीचर्स स्टेप इन टू डू दिस। उसके बाद मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि 13-14 साल की उम्र के बाद अब आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस दैट आप वो क्या कंटेंट देखेंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए, आप उस नहीं रोक पाएंगे। बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे और दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत हेविली इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने चाहे जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, मैं आपको 10 सॉफ्टवेयर बता दूंगा जिससे बच्चा कोई भी कुछ चीज नहीं देख पाएगा। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस थिंग कॉल्ड गूगल फैमिली लिंक। आप प्रैक्टिकली कुछ भी देख सकते हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप जो वेबसाइट चाहे ब्लॉक कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप 14 साल के 15 साल के बच्चे के ऊपर अगर आप ये लगाएंगे, तो वो जाकर के बाहर कहीं ना कहीं उन चीजों को एक्सेस कर लेगा जो उसको एक्सेस करना है। तो जब वो इस एज तक आ रहा है, उससे पहले वो आपकी केस में 12 हो सकता है, वो 10 हो सकता है। कोई लोग कहते हैं 13 इज द न्यू 23, मे बी इट मे बी ट्रू। आप उस एज तक बच्चे के साथ ये बात कर लेंगे, देखिए आपको पोर्नोग्राफी दिखेगी। पोर्नोग्राफी क्या होती है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं बताया पोर्नोग्राफी क्या होती है। आई एम श्योर जितने हम लोग यहाँ पे, हमें किसी के पेरेंट्स ने नहीं बताया कि पोर्नोग्राफी क्या होती है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। पहली बार मुझे पोर्नोग्राफी देख के उल्टी आई थी। मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या रिएक्शन होंगे, लेकिन हर व्यक्ति अलग तरीके से रिएक्ट करता है। वो बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको एंटिसिपेट आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए शॉक नहीं हो। तो ये कॉन्वर्सेशन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और ये 3-4 अलग एज ब्रैकेट्स में डील करना पड़ेगा। और टूल्स हैं, मतलब भर के टूल्स हैं, अवेलेबल हैं। और एक जस्ट आई एम सॉरी, आई हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू गिव यू ऑन दिस। 13 साल से कम उम्र, एटलीस्ट 12-13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनको मोबाइल डेटा वाला फोन मत दें प्लीज। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज मत दें, क्योंकि जैसे राउटर होता है, एक राउटर टेक्नोलॉजी होती है जिसको चाइल्ड सेफ वाईफाई राउटिंग कहते हैं, जिसके अंदर बच्चों के लिए जो भी हार्मफुल कंटेंट है वो ऑलरेडी प्री फिल्टर्ड होता है। कोई गंदगी, कोई अश्लीलता, कोई चीजें 13 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिखानी है, मतलब इट्स अ सेट नॉर्म। तो आप अगर उनको मोबाइल डेटा देंगे तो ये चीजें इन्फोर्स नहीं हो सकती। स्कूल के अंदर और घर के अंदर कोशिश करें, अगर आपके 13 साल से कम 12-13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वाईफाई राउटर्स लगाएं, मोबाइल डेटा का यूज ना करें। that would be my suggestion, and I think it's not difficult at all if we really want to do this. That's my suggestion. Thank you. No, thank you so much, Nitish and Paresh. I think I'll end by saying that I have a daughter, and she's 11 years old, and she came and told me one day that we had this session, class चल रही थी मम्मा, and class में हम लोग ये बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या हैं, और मैम ने जब पूछा तो हम सब ने सिर्फ यूजेस बताया. आई वाज द ओनली वन हु सेड देयर आर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. So I think that was because of, like you said, conversations that you have with your children, that the problem side of it is not really something that you see. You only see that you're gaming and you're doing really well. So I think that's very, very important to have those conversations. So thank you so much, Nitish and Paresh. और भी अगर सवाल आते हैं हमारे participants से तो हम करेंगे आपको, and would request you to send us responses so that we can reach out to our participants. Thank you so much. Thanks a lot. It's been very, very enriching for us. And I now, I think the trainers are feeling lightened because quite a lot of training has just happened. So I'm hoping, we'll have a great training session as well. Thank you so much, both of you. Thank you. So with your kind permission, I will log out because sure. I have a meeting to attend. Thank you so much. Thank you so much, Paresh. Thank you. Thank you so much, Chitra. That was lovely being here, and I'll be happy to answer any other questions that there might be. I'll also have to log off for now. Thank you. No problem. Thank you so much, Nitish. Thanks a ton. Thanks so much. Thank you. Great. Thank you. Over to you, Himanshu.
Okay, thank you, Chitra, and thanks to all our panelists for such a enlightening keynote. Now, let's just straight move forward to the training part. Over to you, Benita and Devashish. Thank you, Himanshu. I think हमने काफ़ी अच्छी एक शुरुआत करी है आज की ट्रेनिंग की विथ द जो डेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है हमें परेश जी से और नीतीश से बहुत इन्फॉर्मेटिव था. आई थिंक बहुत कुछ जो हमने इस ट्रेनिंग के लिए रखा है प्रैक्टिकल चीज़ें छोटी छोटी बातें जो उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस के साथ उन्होंने एस्टैब्लिश करी है. वेरी वेरी गुड दैट दैट इन्फॉर्मेशन इनिशियली शेयर हो गया है. We'll just quickly start with recap करेंगे कि हमने पिछले 3 सेशंस में क्या देखा था. ओवरव्यू देखेंगे वेरी वेरी क्विकली. हमने शुरुआत में हमने पिछले 3 सेशंस में मानव तस्करी के बारे में जाना. बेसिक्स क्या है, एक्ट्स, मीन, पर्पस. आई थिंक हर सेशन में हमने उसको एस्टैब्लिश किया है वेरी डिटेल्ड तरीके से, और किस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें किस तरह से बढ़त हुई है, किस तरह से उसमें चेंजेस हुई है. प्रॉफिट बेस्ड जो उनका जो इनपुट्स है वो कैसे चेंज हुआ है. फील्ड से क्या क्या हमने लर्निंग्स निकाली उनको हाईलाइट किया. कैसे कम्युनिटी में आप इजीली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस, बी इट सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हमने देखा. केस वर्क डिस्कशंस किए हमने पिछले बार कि अगर ऐसा एक केस आता है तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए फ्रॉम अ सोशल वर्क पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव. दोनों तरफ से हमने उसको काफी इवैल्यूएट किया. और किस तरह से हमें कानूनी सहायता मिल सकती है, निशुल्क फ्री लीगल एड कहाँ से मिल सकता है, किसको अप्रोच कर सकते हैं. अगर फर्स्ट लेवल अप्रोच काम नहीं कर रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, किनके पास अपील कर सकते हैं. वो सब कुछ हमने डिटेल में पिछले 3 सेशंस में डिस्कस किया है. आज हम मेनली बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में. तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड, कुछ नंबर्स देखेंगे किस तरह से इन ग्लोबल सिनारियो क्या चल रहा है, इंडिया के सिनारियो में क्या चल रहा है. अगर देखा जाए ग्लोबली तो देख रहे हैं 3 लाख बच्चे ट्रैफिक हुए हैं यूएस में ऑनलाइन, और 75% जो क्राइम है ये सब ऑनलाइन हुआ है. हम इसमें जो सेक्स ट्रैफिकिंग जो भी बोल रहे हैं वो इन पर्सन नहीं, 75% इज जस्ट इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. 25% जो है सर्च इंजिन्स, उसमें पोर्नोग्राफी की रिक्वेस्ट आई है. तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ये पूरा यूनिवर्स है वेब का, उसमें कितना ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट जा रही हैं. डार्क वेब में आउट ऑफ 5 में से 4 सर्चेस पीडोफाइल्स के द्वारा की जाती हैं. दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर. अगर देखा जाए कि पीडोफिलिया जो कि इलीगल है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, वहां पे आप देख रहे हैं डार्क वेब में, जैसा कि नीतीश ने समझाया था, डार्क वेब जहां हम नॉर्मली हम कभी एक्सेस भी नहीं कर पाते, वहां पे पीडोफाइल्स की पहुंच है. और वहां पे ये सर्च इंजिन्स में इस तरह का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंटेंट है उसको ढूंढा जा रहा है. अगर देखा जाए तो यूएस में अगर टॉप 5 वेन्यूज ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग में 2 है, लाइक 2 साइट प्लेसेस है जहाँ पे पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन एड्स, टॉप 5 प्लेसेस में से टॉप 2 में 2 प्लेसेस पोर्नोग्राफी एंड ऑनलाइन एड्स के लिए है. अगर आप देख ये नंबर्स आप देख रहे हैं किस तरह से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो इंक्रीज हो रहा है यूसेज में अमंग्स द जनरल पॉपुलेशन. हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बहुत ज्यादा, जैसे नीतीश ने बताया कि बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े सिस्टम कंप्यूटर की जरूरत नहीं है. आप अपने फोन से बैठकर इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह के डेटा को, इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं. जब हम इंडिया में देख रहे हैं मॉडर्न स्लेवरी, हम बोल रहे हैं 18 मिलियन, 1 करोड़ 80 लाख जो है मॉडर्न स्लेवरी के अंडर है. लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो नंबर है 162, व्हेन यू लुक एट दैट रेशियो, कितना कम रिपोर्टिंग हुई है, कितनी कम रिपोर्टिंग हुई है जब हम देखेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. वाई? बिकॉज वो आइडेंटिफाई बहुत लेट होता है,
काफी बार इग्नोर होता है, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर्स, लेकिन फिर भी ये नंबर्स हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये 162 जो है डेफिनेटली प्रोपोर्शनली देखा जाए काफी काफी कम है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने कम्युनिटी में, अपने घरों में, अपने आसपास अगर देखेंगे, ये जो ऑनलाइन तरीके हैं आपको बच्चों को अप्रोच करने के या यंगस्टर्स को अप्रोच करने के, वो हर एक के मोबाइल में, हमारे मोबाइल्स में कितने सारे एसएमएस आते हैं, घर बैठे इतना कमाएं, या फिर मॉडलिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, या बच्चों से गेमिंग के द्वारा जो दोस्ती होती है, it is very very common. And so this number of 162 is not a proportionate number that we are seeing. And we are seeing that girls below the age of 18 are very much targeted. 60% is the proportion that we are seeing. 7-year-olds fetch the highest price. The younger the child, more money is being paid by these pedophiles across the world कि उनको शोषित करते हुए जो वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस के लिए सबसे ज्यादा पैसे छोटे बच्चों के लिए दिए जाते हैं. एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू. एस्कॉर्ट सर्विसेज इज कंप्लीटली ऑनलाइन. हर जगह आप सोशल मीडिया में देखेंगे, आपको पॉपअप्स मिलेंगे जहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको किसी से बात करनी है या आपको किसी के साथ कुछ वक्त गुजारना है ऑनलाइन, इस नंबर पे डायल करें, विच इज वेरी वेरी कॉमन. और ये दीज आर ऑल मीन्स ऑफ sexual abuse online, be it a child, be it adults. These are all places where people fall in trap. ये सब एक तरह का फंसाने के लिए जो होता है, एक फंदा है जो perpetrators यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, and they are waiting कि कोई उस लिंक पे क्लिक करे and they will give their sensitive data, and then the whole cycle starts. So जैसे कि हम देख रहे हैं बांग्लादेश, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब एरियाज है जो कि काफी अफेक्टेड हैं. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ अगर आप देखेंगे डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज का नंबर्स काफी हाई हैं. 71 मिलियन बच्चों के पास एक्सेस है, जो कि 5 से 11 साल की उम्र में, 13 साल भी नहीं देख रहे हैं, 5 से 11 साल के बच्चे, 71 मिलियन बच्चों के पास एक्सेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का थ्रू अडल्ट डिवाइसेस. क्योंकि बच्चों के पास अपना फोन नहीं होता, वो अपने पापा मम्मी या भाई बहन के फोन से या लैपटॉप से लॉग इन करते हैं कंप्यूटर पे या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के लिए. और वो जो एक्सेस है वेरी वेरी अनसेफ. जैसे नीतीश ने कहा था कि आपको पेरेंटल कंट्रोल्स होने चाहिए, वो कुछ नहीं होता एक अडल्ट डिवाइस पे. एंड दे कैन एक्सेस एनीथिंग. Anyone from the internet can contact them, can talk to them, can video chat with them. And this is very very sensitive, very very crucial information जो हम देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे, हमारे घरों के बच्चे, जिनके पास ये एक्सेस है. So it's a wake up call, basically, these numbers when you look at them. So when you look at the magnitude of the problem, लॉकडाउन के दौरान पिछले 6 महीने में 90,000 डोमेन्स रजिस्टर हुए हैं. ठीक है, डोमेन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो वेबसाइट्स हैं या फिर एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है. इसमें से कितने फेक हैं वी डोंट नो, लेकिन 94% इंक्रीज हुई है फिशिंग एक्टिविटीज में, जो कि फ्रॉडुलेंट ईमेल्स होती हैं, लिंक्स होती हैं जो आपको फोन्स में, आपके ईमेल में आते हैं. जस्ट दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट सेंट आउट, वेटिंग फॉर यू टू क्लिक ऑन देम, वेटिंग फॉर योर चाइल्ड टू क्लिक ऑन देम. इस पे क्लिक करो, ये गेम मिलेगा, या इस पे क्लिक करो, you will get this app, beautification app. But these are very, these are just easy ways of trapping, the victim. They are just waiting for people to just click on these things. So when we look at these numbers, if you just look at these numbers that, Nitish has very clearly said that online viewing बढ़ गई है. परेश सर ने भी बोला कि जो इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं हम इंडिया में, it has increased to a very very huge extent, especially in this lockdown period. So I won't really go into depths of these numbers on this page, but we'll move ahead and just discuss the legal aspects. What is cybercrime, how is it defined, and I'll request Debashish to please take it forward from here. Thank you Vanita, thank you Chitra. और मैं इससे पहले ये एक्सप्लेन करूं, नीतीश जी ने हमें बहुत अच्छे से ये समझा दिया था कि कैसे ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बच्चियों को ट्रैप किया जा रहा है. तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग के इंडियन कानून में
लॉ मिनिस्ट्री ने एक्ट पास किया था, IT एक्ट 2000, सन 2000 में ये पास हुआ था। फिर सन 2013 में हमारे जो मेन क्रिमिनल एक्ट है, जिसको हम लोग इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, उसमें भी इसको ऐड किया गया, ये देखते हुए कि ये क्राइम बढ़ सकता है। तो हमारे कानून में इनका डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग को अगर हम हिंदी में बोले तो किसी का पीछा करना, कोई बच्चे को अनवांटेड कंटेंट, मतलब कोई गंदी तस्वीरें या वीडियो भेजना, वो हो गया साइबर स्टॉकिंग। फिर इसको फर्दर डिफाइन किया गया साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग को अगर हम हिंदी में डिफाइन करेंगे तो बुलिंग क्या है? बुलिंग है बदमाशी, हिंदी में इसको हम लोग बदमाशी बोलेंगे। तो आज अगर हम किसी बच्चे को या किसी बच्ची को कोई अनवांटेड कंटेंट भेजते हैं तो ये हमारी बदमाशी है। तो इसको भी हमारे कानून में डिफाइन किया गया है। कुछ सेक्शंस भी इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे सेक्शन 66E, सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हमारे IPC में भी इनको डिफाइन करके सेक्शन 354D और सेक्शन 354C को ऐड किया गया। सेक्शन 354C बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें दिया गया है कि अगर कोई इंसान किसी भी बच्चे के या किसी भी दूसरे इंसान की जिंदगी में ताक झांक करता है तो उसकी सजा क्या हो, तो वो चीज उसमें डिफाइन किया गया है, जो कि ये साइबर क्राइम में भी आता है। फर्दर इसमें डिफाइन किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि नीतीश जी ने बोला ही ये टर्म और यूज नहीं होता है, लेकिन इसको फर्दर हमारे IT एक्ट में, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 67, 67A और IPC में 292 और 293। सेक्शन 67 और 67A क्या बोल रहा है, मैं जस्ट एक प्लेन सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, पूरा सेक्शन नहीं पढ़ूंगा। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब किसी को कोई गंदी तस्वीरें या वीडियो भेजना मोबाइल में या ईमेल में, वो क्राइम है। सेक्शन 67A क्या बोल रहा है? पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट। तो किसी की न्यूड पिक्चर या किसी का प्राइवेट मोमेंट किसी के साथ शेयर करना, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कोई भी हो, वो क्राइम है। तो ये साइबर क्राइम में हम लोग इसको ले सकते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है। जैसे नीतीश जी ने बताया, हमारे बच्चों के साथ ज्यादातर उनको फंसाने के लिए ये सब किया जाता है। उन्होंने और भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। इसका वेरियस मोड हो चुका है आजकल, वेरियस ऐप आ गए हैं मार्केट में, बहुत से चैटिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सी वेबसाइट आ गई हैं, जिसमें ये सब बच्चों के साथ शेयर किया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है और भटकाने के बाद उनको ट्रैफिक करते हैं या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसके भी अलग अलग सेक्शंस हैं, बट वो डिपेंड करेगा केस टू केस। मतलब अगर खाली ट्रैफिकिंग है तो ट्रैफिकिंग के सेक्शन लगेंगे, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी है तो ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के सेक्शंस लगेंगे। तो ऐसे बहुत से सेक्शन हमारे IPC और IT एक्ट में इंक्लूड किए गए हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। बेनिटा, ओवर टू यू। यस, तो जैसा कि हमने देखा कि सेक्शंस की डिटेलिंग हुई है, जो पनिशमेंट्स है, जो आपको समझाया गया है कि किस तरह के एक्टिविटीज के लिए आपको परपेट्रेटर्स को पनिश किया जा सकता है, उनको लीगली बाइंड किया जा सकता है। उसमें हम ये देखेंगे कि ये ऑनलाइन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है और कहाँ किस तरह से हो रहा है। तो ये जो ऑनलाइन जो पूरा हमारा प्लेटफॉर्म्स है, उसको प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है सेलिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। सेलिंग किस लिए? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो कि इजीली एक्सेसिबल है।
वर्ल्ड वाइड कोई भी अपने घर में बैठ के इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, इन सारे फोटोज को, वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। उसकी पेमेंट अभी आपको कहीं बैंक ट्रांसफर वगैरह की जरूरत नहीं, आपके पास गूगल पे है या फिर पेटीएम है, यू कैन इजिली ट्रांसफर मनी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। यू कैन बुक चैट रूम्स एंड हैव वो तरह के आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। These are platforms for selling। वहां पे आपको एड्स मिलेंगे आपके आप जब भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कई जगह पे आपको वो इंडिकेटिव पॉपअप्स एड्स जो आते हैं, वहां पे आपको ये सारा कंटेंट देखने। अगर आप थोड़े और गहराई से देखेंगे, आपको ये सारा कुछ आपके नॉर्मल सोशल मीडिया कंटेंट में ये एड्स आपको दिखेंगे। एस्कॉर्ट सर्विसेज के लिए, प्रोस्टिट्यूशन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो नीतीश ने बोला, वीवो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था, वैसे और भी कई वेब प्लेसेस है, ये चैट रूम्स है जहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है बच्चों के लिए। और वो बच्चों के साथ जो गलत काम किए जाते हैं या लड़कियों के साथ जो सेल्फ प्रोपोगेटेड वीडियोस है वो भी, तो वो प्लेसेस फॉर सेलिंग, प्लेसफुल फॉर रिक्रूटमेंट, मॉडलिंग के नाम पे ऑनलाइन ऑडिशंस करना, थिएटर के लिए या फिल्म के लिए कि नया फिल्म आने वाला है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, यहाँ पे इस ऑडिशन रूम में ये है मीटिंग आईडी नंबर, प्लीज कम इन एंड अपने पोर्टफोलियो वहां जमा कीजिए, वीडियोस जमा कीजिए। जब वो वीडियोस एक बार दे दिए जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है वो ब्लैकमेलिंग एंड सेक्सटॉर्शन का जो साइकिल है। वो सब, ये सब जगह इन सब हरकतों के लिए यूज हो रही है वेरी वेरी वाइडली। डार्क वेब, पोर्नोग्राफी जो कह रहे हैं कंसेंट के साथ शूट होता है, बट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेफिनेटली विदाउट कंसेंट। ऑल दीज प्लेसेस, इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा है फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। इन सारे क्राइम्स को हम बहुत बार नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया पे अगर देख रहे हैं, यूजुअली यू विल सी दैट how are you able to identify these cases, how are you able to identify these kind of activities, the victims, कि अगर कोई बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, उस चीज को आप कैसे इंपॉर्टेंस देंगे कि अच्छा दिस इज अ केस ऑफ ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज। कभी आप माँ बाप कभी बोलते हैं अच्छा एक मैसेज ही तो आया है, इग्नोर इट और ब्लॉक इट, बट सम इट इज नॉट सो, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप देख सकते हैं किस तरह से टाइप्स ऑफ विक्टिमाइजेशन और कहाँ क्या क्या हो सकता है। आगे जा सकते हैं हमारे सो यहाँ देख रहे हैं इतने सारे फॉर्म्स में अब्यूज हो रहा है, इतने सारे तरीकों से जो यूथ है बच्चों से कांटेक्ट बनाया जा रहा है, लाइक सेक्सटिंग। इट इज अ वेरी वेरी इजी एंड इजी एक्सेसिबल वे ऑफ अडल्ट्स, जिसमें कि वो बच्चों के साथ या यंगस्टर्स के साथ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वे में बात करते हैं, इनअप्रोप्रिएट भाषा का यूज होता है उसमें, और वो करके बच्चों को ग्रूम भी किया जाता है कि इस तरह से हम बातें कर सकते हैं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। और उसको बच्चा नॉर्मलाइज भी कर लेता है कि हाँ इस तरह की बातें करो, 1 घंटे आधे घंटे मुझसे ऐसे बात करो, मैं तुम्हें गेम में पैसे डाल दूंगा या फिर तुम्हारे फोन पे कुछ गिफ्ट वाउचर्स भिजवा दूंगा, ऑल ऑफ दैट। सेक्सटॉर्शन, वंस ऐसा कोई अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है जहाँ पे आप बच्चे ने वीडियो कॉल पे बात कर ली किसी के साथ, एक बच्ची 15 साल की उसने मॉडलिंग ज्वाइन करनी थी, तो एक 19-20 साल की कोई लड़की एज अ मॉडल पोज करके उसके साथ वीडियो चैट पे बात करी। जब वो वीडियो चैट पे बात कर रहे थे तो बच्ची का वीडियो ऑन था, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे जो लेडी थी उसका वीडियो ऑफ था, और उसने बोला था कि वो भी एक मॉडल है। लेकिन वो वीडियो के दौरान उस बच्ची से उसके बॉडी पार्ट्स दिखाने को बोले कि देखे तुम्हारी आर यू फिट फॉर मॉडलिंग और नॉट, इज योर बॉडी अप्रोप्रिएट। वो सारी रिकॉर्डिंग उस तरफ से की गई, और जब वो चैट खत्म हुआ तब उस बच्ची को एक लिंक भेजा गया और बोला गया कि इस वीडियो लिंक पे ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी, आगे से यू विल हैव टू डू दीज सेशंस हमारे लिए, आपको वीडियो कॉल किया जाएगा, लोग आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वरना ये वीडियो हम लीक कर देंगे या ये वीडियो आपके घर वालों को या फिर कम्युनिटी में भेजी जाएगी, ये वीडियो वेब पे लीक हो जाएगी। उस डर से भी काफी बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज में पार्ट लेने लग जाते हैं, विच इज वेरी वेरी कॉमन। बच्चे फिर दे फील वेरी लोनली, दे फील डिस्ट्रेस्ड, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन।
So yes, extortion and blackmailing is a very, very common way of getting to your victim when the perpetrators start doing their work. Gaming, as you see, छोटे बच्चे काफी crazy हैं अभी gaming के लिए, एक life, एक extra weapon लेने के लिए, and then Nitish explained it very well. I don't want to go into that detail. It's very well explained by Nitish. Online classes, उन websites को hack करके, उस software को hack करके लोग perpetrators get in touch with एक बच्चों के साथ मैसेजिंग पे बात करने लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे चैट होने लग जाती है, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. साइबर बुलिंग, साइबर प्रेडेटर्स, लोग जो बोलते हैं ओ तुम देखने में अच्छे नहीं लग रहे, क्या हम लोग, मेरे पास ये सर्विस है कि तुम और सुंदर लग सकती हो, या हमारे पास ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, उनसे तुम बात कर सकती हो. बात वहां से शुरू होती है, एक इमोशनल बॉन्डिंग से, एंड व्हेन इट गोज टू अ सेक्सुअल बॉन्डेज एक्टिविटी. ठीक है, बच्चों को आपके मोबाइल्स पे, आपके ईमेल्स पे कोई भी एक मैलवेयर, कोई भी गलत लिंक फॉरवर्ड हो जाती है, जो आप क्लिक कर लोगे, आपके फोन का डेटा, आपके फोन की इंफॉर्मेशन बहुत इजीली दूसरे एंड पे चले जाती है, जिसको लेकर कि वो आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ यूज हो सकती है. एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, जो भी बच्चों का कोई अश्लील वीडियो हो गया, या लड़कियों का कोई अश्लील वीडियो का, वो सब जो शेयर हो रहा है आजकल काफी व्हाट्सएप में वो प्रचलित है. व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्नैपचैट ग्रुप्स में, टेलीग्राफ ग्रुप, इट्स वेरी वेरी कॉमन दैट इस तरह की चीजें जो है आपके जो विक्टिम है उसके नॉलेज के बगैर वीडियो की गई है और उसको शेयर किया जाता है. बहुत सारे वीडियोस है जिसमें गैंग रेप या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का कंटेंट है जो कि सरफेस होता है इन सारे व्हाट्सएप चैट्स में. फिशिंग और स्कैम्स, ऑनलाइन जो फेक ईमेल्स आती हैं कि आप ये इस लिंक पे क्लिक करो, आपको 40,000 40,000 पर मंथ घर बैठे मिलेगा. बट ये जो ईमेल्स है, ये आपका डेटा लेती हैं, ये बच्चों को फंसाती हैं कि आप घर में, अभी लॉकडाउन है, यू कैन सिट एंड अर्न एट होम. बट दीज आर वेरी वेरी रॉन्ग प्लेसेस जहाँ आप विक्टिमाइज होते हैं, और perpetrators are just waiting कि आप एक बार उस जगह पे जाएं, and then you are just caught in that cycle. So targeting, definitely when we look at how they target, online material आपके साथ यूज कर रहे हैं. ग्रूमिंग, नितीश ने काफी बार बोला ग्रूमिंग जो वर्ड यूज किया, इसमें कि एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे बातें कर सकते हो, तुम मुझसे तुम्हारे क्या परेशानी है तुम बात कर सकते हो, तुम्हारे माँ बाप शायद तुम्हें ना समझे लेकिन मैं तुम्हें समझूंगा या समझूंगी. एंड दैट, वो जो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड करके जो सेक्सुअल एक्ट्स में कैसे बच्चों को आगे ले जाते हैं, दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस. एंड नितीश ने ऐसा कहा कि इस पे बुक्स लिखी गई हैं कि किस तरह से आप बच्चों को ग्रूम कर सकते हो, विच इज very very shocking, but yeah, this is the new truth that there are people who are writing books on these things, and these kind of activities happen online. हो रही हैं हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में ये एक्टिविटीज हो रही हैं. बच्चे कमरे बंद करके किसी से चैट कर रहे हैं, एंड ये जो चैटिंग है वो आगे जाके इस तरह की हरकतों में बदल जाती हैं. लाइव स्ट्रीमिंग, जरूरी नहीं है कि दो लोग मिलके वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, कभी बच्चों से अकेले अपनी वीडियो स्ट्रीम करवाई जाती है और इसके भी पैसे मिलते हैं. बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे यूके में बैठ के लोगों ने पैसे दिए हैं फिलीपींस में पेरेंट्स को अपने बच्चों को अब्यूज करते हुए वीडियोस डालने की, लाइव वीडियोस डालने की. एंड दैट इज वेरी वेरी शॉकिंग, बट दिस इज अ वेरी इंक्रीजिंग इंडस्ट्री. बहुत काफी प्रॉफिट बन रहा है क्योंकि पर आवर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं इस तरह की बच्चों के साथ हरकत करने के लिए. जैसा कि मैंने कहा, सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग चिल्ड्रन, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी वीडियो या तुम जो हमने बातें करी हैं वो मैं स्नैपचैट पे डाल दूंगी या फेसबुक पे डाल दूंगा, एंड फिर तुम्हारे पेरेंट्स और घर वालों को ये पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे. तो ये एक तरीका होता है विक्टिम्स को टारगेट करने का, वंस दे आर सेइंग यस टू एनी ऑफ देयर एक्टिविटीज. तो जैसा कि हमने अभी तक में देखा कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से या तो वो पावर पोजीशन से काम करते हैं परपेट्रेटर्स, या तो वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं कि बच्चे ने एक बार आपसे चैटिंग करनी शुरू कर दी तो आप उसके वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाओगे, या फिर वो बोलेगा कि हाँ मुझे घर में कोई समझता नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पाता, तो तुम मुझसे बात करो.
that kind of a relationship then goes on to, you know, to be exploited by the perpetrators. Emotional connection बन जाता है उस एक बच्चे के थ्रू, उस बच्चे के दोस्त या फिर बच्चे के आस पड़ोस के बच्चों को भी उस रैकेट में फंसाया जा सकता है. एंड दैट इज आल्सो वेरी इजी बिकॉज बच्चे आपस में काफी कनेक्टेड होते हैं, उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, एंड दे कनेक्ट द परपेट्रेटर टू अदर चिल्ड्रन. वो एक चेन लिंक वाला सिस्टम हो जाता है. सेक्सुअली एजुकेटिंग अ चाइल्ड इन द रॉन्ग वे. अगर वो अडल्ट्स जो परपेट्रेटर्स हैं वो सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरह से सेक्सुअलाइज करते हैं बच्चों के यू नो इमोशंस को, नेचर को, कि हम ये कर सकते हैं, हम दोनों इस बारे में बात कर सकते हैं. मैं अगर वीडियो में अपने कपड़े उतार रहा हूँ तो तुम भी वीडियो में अपने कपड़े उतार सकते हो, विच इज नॉर्मल. दैट्स हाउ दे आर डिसेंसिटाइजिंग द चाइल्ड एंड एनकरेजिंग द चाइल्ड टू डू सच थिंग्स ऑन वीडियोज. तो ये भी बहुत यू नो एक it's a very easy way of pushing a child into this direction by telling children that, you know, by telling the victim you are very beautiful, अपने कुछ अच्छी तस्वीरें लेके भेजो, इस एंगल से उस एंगल से, छोटे कपड़ों में, बिना कपड़ों के. एंड चिल्ड्रन फॉल फॉर इट बिकॉज उनको लगता है कि उनको वो अटेंशन, उनको वो अफेक्शन मिल रहा है किसी से, वो रियली अप्रिशिएट, उनको लगता है कि वो काफी सुंदर है, उनको ये सामने वाला इंसान बहुत प्यार करता है, बहुत उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है जैसे वो दिखते हैं. But it is, and once those photographs are gone, आपके मोबाइल से अगर किसी भी तरह का कंटेंट बाहर जा चुका है, it is out there and it can be used by anyone. और इसी वजह से ग्रूमर्स जो है, जैसे कि नीतीश ने जो एग्जांपल बताया था कि एक मदर है जो सिंगल मदर थी, काम कर रही है और बेटी घर पे रहती है, आइसोलेशन, बच्चे जब अकेले रहते हैं, उनको काफी अकेले टाइम मिलता है. दीज आर टाइम्स जब ये ग्रूमर्स यूज करते हैं बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और उनको फर्दर अपने काम में यूज करने के लिए. These are the basic ways in which offenders will, you know, target victims. So if we look at when the victim is targeted, तब उनके साथ क्या होता है, क्योंकि जब पहले तो वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, जब वो टूटता है या फिर जब उसका फायदा उठाया जाता है, तब क्या होता है, बच्चे या विक्टिम्स नॉर्मली गो इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल टू कॉम्बैट दैट ट्रॉमा. वो जो एक ट्रॉमा है उसको ओवरकम करने के लिए वो नशे का इस्तेमाल करते हैं. कभी ईटिंग डिसऑर्डर्स, बिल्कुल खाना ना खाना या बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, दैट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ऑल्सो स्कूल में इश्यूज, होमवर्क ना करना या क्लासेस अटेंड ना करना, स्कूल से भागना, स्कूल में बिहेवियरल इश्यूज, लड़ाई झगड़े, या फिर बिल्कुल एंगेज, कोई बच्ची जो बहुत वाइब्रेंट थी, बहुत चेयरफुल थी, डांसर थी, वो अभी बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गई है, किसी से बातें नहीं कर रही है. दोज आर द रेड फ्लैग्स विच यू शुड आइडेंटिफाई. सुसाइडल थॉट्स, मैं शायद मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही थी या क्या कर रहा था. तो उस एक डर से भागने के लिए बच्चे अपने आप को हार्म करने लग जाते हैं. मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, देयर इज फियर, स्टिग्मा, अगर मेरी ये फोटोज बाहर आ गई तो क्या होगा, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे. सिचुएशनल या ट्रॉमा, सिचुएशनल इश्यूज, जैसे ट्रॉमा हो गया जो इवेंट का कंटिन्यू हो रहा है उनके साथ, कि बार बार अगर कभी भी उन्होंने फोन पे कुछ भी हल्का सा एक कोई वीडियो देख लिया तो उनको डर लगता है कि कहीं वो मेरा वीडियो तो नहीं है, कहीं जो मेरे साथ हुआ वही हो रहा है, वापस वही दिख रहा है, या उस परपेट्रेटर के ख्यालात उनको वापस आते हैं. दैट इज ऑल्सो फ्लैशबैक्स एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर द विक्टिम. एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, बच्चा जब 8 या 10 साल की उम्र में अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता है, बाय द टाइम देयर अडल्ट्स दे हैव दोज इमोशनल इश्यूज, अटैचमेंट इश्यूज, वो कभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, रिलेशनशिप इश्यूज इन द फैमिली, इन लॉन्ग टर्म विद देयर पार्टनर्स, जो ट्रस्ट बन नहीं पाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे हैव बीन वायलेटेड वंस, एक बार उनके साथ धोखा हो चुका है, वो दोबारा इस धोखे को नहीं सहना चाहते, इसलिए हर इंसान को वो अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं. इस हालात में फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल्स प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल, बिकॉज बिना सपोर्ट के ये विक्टिम्स कहीं नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ के साथ. वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैमिलीज ये ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को समझे, एक्सेप्ट करे, किस तरह से उसको टैकल करना है वो समझे, अवेयरनेस क्रिएट, जागरूकता क्रिएट करनी है हमें कम्युनिटीज में, फैमिलीज में,
बिकॉज बिना एक्सेप्टेंस के फैमिलीज अपने बच्चों के साथ जो ऑनेस्ट साफ रीति से जो बातें करना है वो कैसे करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो तुम हमसे बात कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम ऑनलाइन जाके किसी से अपना दिल खोल के बात करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम हैं, टीचर्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले द फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स फैमिलीज को क्रिएट करना है, तभी इस एक प्रॉब्लम को हम मैनेज कर पाएंगे। और डेफिनेटली काउंसलिंग, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ट्रॉमा है, विक्टिम्स हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। और जैसा कि परेश सर ने बोला, संवेदना जो नंबर आपके साथ शेयर किया है, इट्स वेरी यूजफुल। दीज आर द लोकल रिसोर्सेज दैट हम लोग यूज कर सकते हैं एज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। प्लीज इस तरह की इंफॉर्मेशन को संभाल के रखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंफॉर्मेशन आप यूज करें विक्टिम्स के लिए, उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, फैमिलीज को वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, बिकॉज इस तरह की एक घटना उन पूरी जिंदगी अपना छाप छोड़ के जाती है। तो उस बहुत जरूरी है कि आप उस विक्टिम को वो काउंसलिंग की सपोर्ट मिल सके। तो ये तो एक सोशल वर्क पर्सपेक्टिव से मैं बता रही थी कि क्या इम्पैक्ट है, क्या हो सकता है और किस तरह से सपोर्ट मिल सकता है। बट देवाशीष अभी हमें समझाएंगे कि किस तरह से लीगली इस तरह के क्राइम को हम टैकल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। तो हम जैसे अभी तक देख रहे थे कि इसमें क्या क्या क्राइम होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो अब इस क्राइम को तो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको कोर्ट तक लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो हमें लेना चाहिए जब हमें पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसकी सबसे पहले कंप्लेन हमें लॉन्च करनी चाहिए लोकल पुलिस स्टेशन के साथ। अगर लोकल पुलिस स्टेशन डिनाई करती है, हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो कंप्लेन लेने से डिनाई करती है तो उसका दूसरा रास्ता है, हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 156(3) आईपीसी में, जिसमें हम कोर्ट से आदेश मांगते हैं कि पुलिस को डायरेक्शन किया जाए कि वो इस कंप्लेन पे कार्रवाई करे। एक बार जब कंप्लेन लॉन्च हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम ये कंप्लेन को लेके साइबर सेल में जाएं, बिकॉज जो लोकल पीएस है उनके पास साइबर को रिलेटेड कोई नॉलेज होती नहीं है ज़्यादातर। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल बना रहता है, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वहाँ जो साइबर सेल का जो है वहाँ पे जाके हमें ये कंप्लेन देनी चाहिए, जैसे कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। मैंने अपने स्लाइड में कुछ सेक्शंस मेंशन किए हैं। और एक चीज और हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं, अगर विक्टिम जो है वो माइनर है, मतलब 18 के नीचे है, तो उसके पेरेंट या गार्जियन ही कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। विक्टिम का लॉन्च किया हुआ, माइनर का लॉन्च किया हुआ कंप्लेन का मान्यता नहीं, ये सिर्फ गार्जियन या कंप्लेन ही कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ सेक्शंस मेंशन किए हैं, जब ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे नज़र में आता है तो हमें क्या क्या सेक्शन लगाने चाहिए। जैसे सेक्शन 354A, सेक्शन 354C, सेक्शन 354B ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हमें फोकस करना चाहिए सेक्शन 66C, सेक्शन 67, सेक्शन 67A एंड सेक्शन 67C। ये कुछ कॉमन सेक्शंस हैं जो कोई भी साइबर क्राइम को रिलेटेड हमें लगाने चाहिए। अब इसमें अगर हर केस का फैक्ट दूसरा होता है, अगर ट्रैफिकिंग है तो ट्रैफिकिंग के सेक्शन भी आएंगे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी आएंगे, एक्सटॉर्शन है तो एक्सटॉर्शन के अलग सेक्शन आएंगे। तो वो डिपेंड करेगा फैक्ट टू फैक्ट केस का। हमें जो ये सब जो सेक्शंस हम लगा रहे हैं, जो कॉमन सेक्शंस आप देख रहे हैं, ये सब सेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 5 साल की सज़ा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो लेकिन क्राइम तो बहुत बड़ा है, तो हमें फोकस करना चाहिए सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी। वो क्या है? उसमें ये कह रहा है कि अगर कोई
एक कंप्लेन या एफआईआर में हमने 4-5 सेक्शंस लगाए हुए हैं, वो 4-5 सेक्शन में अक्यूज या परपिट्रेटर गिल्टी पाया जाता है तो वो हर सेक्शन में सजा होती है। तो वो हर सजा को हम ऐसे भी जज कर सकता है कि एक सेक्शन की सजा 3 साल दिया तो 3 साल के बाद दूसरे सेक्शन की जो 3 साल की सजा है फिर वो चालू हो। तो ऐसे अगर किया जाए तो मैक्सिमम 14 साल की सजा तक खींचा जा सकता है। लेकिन जनरली जो इंडिया में ट्रेंड देखा जाता है, ऐसा जनरली जज लोग करते नहीं है। बहुत रेयर टू रेयर केसेस में पिछले 70 साल में ऐसा किया गया है और मेरे ख्याल से ये केसेस किसी टाइप में आते हैं तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं, जैसे कि वनिता ने भी बताया, परेश जी ने भी बताया, सबने बताया है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जब ऐसा कोई क्राइम हमारी नज़र में आता है। जैसे चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटे चलती हैं 1098, फिर NCPCR है, फिर आपका डेडिकेटेड एक वेबसाइट है होम मिनिस्ट्री की, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। हम उसमें जाके कंप्लेन, एकदम फर्स्ट पेज में ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा कंप्लेन करने का, आप इसमें जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ मिनिस्ट्री से फिर लोकल PS को ऑर्डर आएगा, लोकल मिनिस्ट्री को ऑर्डर आएगा, लोकल पुलिस को आदेश आएगा कि आप इस पर कार्रवाई करें, तो पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, FIR लॉन्च होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये हम लोग सेक्शन जनरली यूज करते हैं। यस वनिता, इट्स ओवर टू यू। या तो अब हम देखेंगे कि डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे एज CBOs आप लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, किस तरह से इस एक कॉज के लिए आप एकजुट हो सकते हैं, किस तरह से आप मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें पुश करना है स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क के लिए, कानूनी तौर पे किस तरह से इन केसेस को हम वाटर टाइट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह से पूरे फैक्ट्स को शामिल करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे देवाशीष ने बताया कितने सारे सेक्शंस हैं, क्रॉस रेफर करके देखना कि किस तरह से मैक्सिमम सेक्शंस को इंक्लूड करते हुए हमारे FIRs को लॉन्च कर रहे हैं, वो देखना कि किस तरह, और सारे फैक्टर्स जैसे ऑनलाइन ग्रूमिंग हुआ, सेक्सुअल पर्पसेस, हर एक ऑफेंस का अलग सेक्शन है, तो उसका स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क को जानना की जानकारी रखना, हमारे लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी रखना, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के साथ और जो हमारे टेलीकॉम सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ काम करना। अगर हम कुछ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं एज लॉन्चिंग सम काइंड ऑफ अ कॉमन प्रोजेक्ट वेयर हम लोग ये जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसको प्रमोट कर सकते हैं बच्चों के लिए, और अवेयरनेस प्रमोट बच्चों में, कम्युनिटीज में, फैमिलीज में ऑन ऑनलाइन ग्रूमिंग ये क्या है, किस तरह से की जाती है, किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है आपको। तो वो जो जागरूकता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज देवाशीष सेड, कभी भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर हैं किसी भी सिचुएशन के जहाँ पे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है बाय ग्रूमर्स, बाय ऑनलाइन परपिट्रेटर्स, बच्चों को या यंग पीपल को या किसी को भी, अगर इस तरह के अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड ईमेल्स आ रहे हैं, इट इज इंडिकेटिंग टू समथिंग, किसी तरफ तो वो इशारा कर रही है। उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिग डीप कर सकते हैं और किस तरह से फैमिलीज को और विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है एज कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट यू कैन डू। ओके, इमीडिएट स्टेप्स होंगे कि डेफिनेटली बच्चों को और जो युवा पीढ़ी है उनको सिखाएं कि किस तरह से फोन में प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक किया जाए, लोकेशन को ऑफ करके रखना चाहिए। अगर कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है किसी तरह के अश्लील मैसेज के साथ या फोटोज या इंफॉर्मेशन, या फिर अगर आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं जानते, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, डेफिनेटली यू शुड ब्लॉक देम एंड अपने पेरेंट्स को
ये बताना चाहिए कि इस तरह के मैसेज आया या इस तरह से कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज पेरेंट्स देन कैन टेक एक्शन, वो इस बात को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनको, बच्चों को बताना चाहिए कि आप कहाँ से आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी मॉनिटर करें, बच्चों से बात करें ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। सेंसिटिव इश्यूज है, लेकिन आपको बहुत कुछ मटेरियल्स मिल जाएगा ऑनलाइन कि किस तरह से बच्चों को अप्रोच करना चाहिए ऐसे सेंसिटिव बातों के लिए, क्या बातें आप कर सकते हैं, किस तरह से उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, खुद कैसे ऑनलाइन सेफ्टी टूल्स का इस्तेमाल करें। पेरेंट्स को ये सीख होनी चाहिए। जैसे बताया, वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करें, बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल का जो डेटा है वो यूज ना करने दें। अंडरस्टैंड रिस्क समझे जो बच्चे ऑनलाइन फेस कर सकते हैं और उसको कैसे आप प्रिवेंट करें एज पेरेंट्स। ऑल्सो अगर आपके बच्चे किसी तरह का इमोशनल या फिजिकल डिस्ट्रेस का साइन दिखा रहे हैं, जैसे बहुत चुप हो गए हैं या बहुत गुस्सा करने लग गए हैं, आपसे ज्यादा बातें नहीं कर रहे, अपने कमरे में ज्यादा टाइम बिताते हैं, या फिर दोस्तों के साथ कुछ बातें चल रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, डेफिनेटली ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। इनको आपको मॉनिटर करना चाहिए और बच्चों से बात करनी चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन आई थिंक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चों के साथ वो एक ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश करनी चाहिए और कम्युनिटीज में आपको ये बात साफ साफ बतानी चाहिए। Coming on to the challenges, Debashish, over to you. तो चैलेंजेस भी हम लोगों ने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है। सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि इस केसेस को हमने सामने लाना है, बिकॉज एज हम लोग जानते हैं कि जनरली ये केसेस सामने आते नहीं है, डर से नहीं आते हैं, कम्युनिटी के डर से, इज्जत चले जाने के डर से। तो सबसे पहले हमें इसको सामने लाना है, इसके अगेंस्ट FIR करानी है, तभी हम इस क्राइम को कम कर सकते हैं, वरना वहाँ कोई रास्ता नहीं है क्राइम को कम करने का, क्योंकि जैसे बेनिटा ने बताया ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, बहुत प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री हो चुकी है। तो हमें ये सामने लाना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आजकल देखा जा रहा है, जैसे हमने डिस्कस भी किया है, कि ये व्हाट्सएप चैट, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब तो टोटल ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड रहते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को अवेयर रहना है सबसे पहले कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, उनके मोबाइल को लिमिटेड यूज में रखना है, नहीं तो बहुत आसान होता है बच्चों को ये सब एक्सेस करना। तो यही सबसे पहला और आखिरी मुद्दा है कि हमें अवेयर रहना है और हमें उसको सामने लाना है, जागरूक करना है। बाकी सेक्शंस मैंने बताए हैं, सारे सेक्शन को प्रूव करने का भी तरीका है, उसके इंग्रेडिएंट्स अपने अपने होते हैं, जो कि मैं अभी इस समय डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम कम है हमारे पास। बाकी हमने डिस्कस कर ही लिया है। कैसे हैं? Thanks a lot, Debashish and Benita, that for such a enlightening training. And मैं आशा करता हूँ कि सभी participants को काफी beneficial रहा होगा इस training का. Okay. Thank you. So, with this, so we have one question with us. So ये question का basically इसमें question ये है कि अगर अपराधी चाइल्ड अब्यूज के केस में खुद माइनर हो तो इसको कैसे अप्रोच करें. सो आई थिंक बेनिता, इफ यू कैन आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन, एंड देवाशीष इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लीगल टर्म्स एज वेल, कि इस केस में अगर अपराधी खुद एक माइनर है तो हम उस केस में कैसे अप्रोच करें आगे. मानसू, इसमें अप्रोच का है, जो हमारा नया JJ एक्ट 2015 आया है, उसमें कहा गया है कि कोई भी इंसान 16 साल की उम्र या उसके ऊपर का है और उसने ऐसा कोई भी ग्रेवियस मतलब बहुत बड़ा अपराध किया है, तो उसको नॉर्मल अक्यूज की तरह, नॉर्मल अपराधी की तरह कोर्ट में
ट्रायल होगा उसका, लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है लेकिन प्रोसीजर है वो, क्योंकि उसका पहले एज वेरीफाइड होता है, उसका मेंटल सेटअप क्या है वो वेरीफाई होता है, तो एक प्रोसीजर है। लेकिन कोई भी अपराधी जो 16 और उसके ऊपर का है उसको नॉर्मल अक्यूज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। 16 और नीचे का अगर है, मतलब 16 के नीचे का है, तो वो जनरली जेजेबी में जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वहाँ ट्रायल करता है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आती है 3 साल, उससे ऊपर की पनिशमेंट नहीं होती अगर वो 16 साल के नीचे है। तो ये एक नया अमेंडमेंट 2015 में आया है। Here also I would like to add something that from the social work perspective, definitely अगर हम देख रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है perpetrator है, that itself is a very very indicator कि उनसे ये सब काम कैसे हो पा रहा है, उन्होंने ये कहाँ से सीखा है, किस तरह का उनके पास पुश है जो वो इस तरह के काम में एंगेज कर रहे हैं, वो जो ग्रूमिंग उनकी हुई है, you have to also focus on that. And JJB में definitely there are people who do the counseling bit for the perpetrators. उन बच्चों के साथ भी काम करते हैं जो कि JJB में जाते हैं, children in conflict with law, and वो aspect जो है वो explore करना बहुत important है, क्योंकि definitely हो सकता है कि they are part of some kind of a ring, a network जो कि बच्चों को ट्रेन कर रहा है इस तरह के एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए, और उनको एज अ शील्ड यूज किया जा रहा है इन इस इंडस्ट्री में. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिग डीप एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन दीज काइंड ऑफ केसेस कम अप. या Thank you. Thanks a lot. Add on you, Benita, very recently one of मतलब एक हमारे हाई कोर्ट के जज में, मैं उस कोर्ट में था उस दिन, दूसरे कोई मैटर के लिए मैं उनको सुन रहा था, तो वहाँ पे ट्रैफिकिंग का एक केस उठा था जहाँ पे अक्यूज जो है एक फीमेल, उसका एज आई थिंक 25 से 26 का था. तब वो जज का एक कमेंट था जो छू गया मेरे को, बहुत मेरे को अच्छा लगा. तो जज ने लॉयर को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक बात बोली कि ये जो औरत जो आज अक्यूज है, जो कि गिल्टी है, इसके लिए जो आई है सामने जिसका केस है, वो भी कभी विक्टिम. तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो बच्चा, जैसे आप बता रहे हैं, जो ये क्राइम कर रहा है वो विक्टिम है या उसका माइंड सेटअप है. तो ये चीज़ जनरली जेजेबी को दी जाती है, ये कार्य जेजेबी करता है, उसका काउंसलिंग, उसका माइंड सेटअप चेक करता है, उसका एज चेक करता है, ये सब वेरिफिकेशन जेजेबी में ही होता है. Okay. Thank you. Thanks a lot, Benita and Debashish, for answering that question. With this, हम सेशन के अंत में आ गए हैं. Thanks a lot for all our panelists, Nitish ji and Pravesh ji, for taking out the time and delivering such an enlightening keynote. Because ये हमारे सीरीज का आज आखिरी सेशन है, तो मैं बिकॉज और हम ऑनलाइन भी हैं, तो मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा और अपने पुराने सारे कीनोट स्पीकर्स को भी एक थैंक करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू थैंक वीरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने लेवल 1 में आके हमको कीनोट बताया, अनुराग कुंडू जी, नीलेश जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें हमको सपोर्ट करने के लिए. And a very, very special thanks to Somashri, Benita and Debashish for taking out their time and having this wonderful training for all of us to get to know that how to be a first responder when we have such kind of a human trafficking crime. And thanks to all the participants for attending these kind of sessions. With this, when we are concluding this, we are not just ending this particular part. हम आगे जाते भी और next month हमारी नई सीरीज रहेगी इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेशंस के ऊपर, एंड हम और लोगों तक रीच करने की कोशिश करेंगे, और लोगों तक को जागरूक बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो और आके सोसाइटी और गवर्नमेंट की जितना हो सके हम लोग हेल्प कर सके इस क्राइम को खत्म करने के लिए. So thanks a lot everyone for attending. Thank you, Chitra, and thank you, Space to Grow, for the opportunity. And I hope I'm just wishing that it reaches out. Thank you, Chitra.
Thank you so much. Thanks a lot, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks, Himanshu. Thank you. Thanks, everyone.